कुछ सकारात्मक पक्ष और पूंजीवाद के कुछ नकारात्मक पक्ष, इस पर हमें बातें करनी है। जब ये बातें हो जाएंगी तब मैं आपसे पूछूंगा पूंजीवाद के बारे में आपको कोई शक हो, संशय है तो हमसे बात कीजिए, फिर हम समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ेंगे। तो आइए पूंजीवाद की विशेषताओं पर बात करते हैं। कल हमने इन 4 विशेषताओं पर तो बात की थी जो मेन स्तंभ है। इसके बाद कुछ अन्य प्रमुख विशेषताओं पर भी बात करते हैं, या यूं कहिए हम अब पूंजीवाद के लाभों की बात करेंगे। तो 4 विशेषता हो गई। अब आप को बताएंगे पूंजीवाद के लाभ क्या है, पूंजीवाद के ठीक नुकसान क्या है। पहले तो हमने पूंजीवाद को समझा कि पूंजीवाद क्या है, समझना कल की बात। पहले तो हमने ये समझा कि पूंजीवाद क्या है, या पहले हमने ये समझा पूंजीवाद की परिभाषा क्या है। परिभाषा क्या है ये हमने समझा, इसी को हम कहते हैं, हमने समझा कि पूंजीवाद क्या है, ये बात हमने समझी। फिर हमने पूंजीवाद की विशेषताएं समझी, विशेषताएं समझी, और पूंजीवाद की जो विशेषताएं समझी उसमें 4 विशेषता समझी। पहला निजीकरण को समझा, ठीक। दूसरा हमने लेसेज फेयर को समझा, लेसेज फेयर को समझा था। फिर हमने अदृश्य हाथ को समझा था, इनविजिबल हैंड को समझा था, अदृश्य हाथ को समझा था। और फिर हमने समझा था विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। ये सारी की सारी पूंजीवाद की विशेषताएं थी जिसे हमने कल समझा था। समझना हमारी बात को, जिसे हमने कल समझा था। अब हम समझेंगे विशेषताएं तो चलो भैया हो गई हैं, ये चारों विशेषताएं हो गई हैं। अब हम समझेंगे पूंजीवाद के लाभ क्या है, पूंजीवाद के लाभ। अच्छा आप लोग बताइए ना भाई, पूंजीवाद के क्या लाभ हैं। अब हम समझेंगे पूंजीवाद के लाभ। थोड़ा हमारे विद्यार्थी बताएं तो आपके दिमाग में पूंजीवाद का क्या लाभ दिख रहा है, थोड़ा बताया तो जाए। तो हमारे विद्यार्थी बताएं आपके दिमाग में पूंजीवाद के क्या लाभ है, बताया जाए। ठीक, बताया जाए। ठीक, सतीश मालवी कह रहे हैं कि सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाई, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे बेटा। ठीक, अभी पूंजीवाद को एक व्यक्ति पूछ रहा है डिसेंट्रलाइजेशन नहीं समझ में आया था। अरे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, हमने कल बहुत विस्तार से समझा था, एक बार वीडियो लास्ट ध्यान से देखो। पूंजीवाद के लाभ कुछ आपके दिमाग में हो तो बताइए तो जरा, क्या है पूंजीवाद के लाभ। मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं, कुछ आप लोग भी तो सोचते होंगे क्या है। फ्यूचर प्लान, लाभ, इकोनॉमिक ग्रोथ, वाह नेहा, शायना परवीन, रंजी सालनी, लाभ रोजगार दे रहा है, सतीश वाह शाबाश शाबाश, ग्रो। अच्छा एकता करिए, आई डोंट नो सर, चल भाई कोई बात नहीं, तब तेरे लिए हमें डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सबने सही बताया, सबने सही बताया। ठीक, अच्छा ये सलोनी बहुत बढ़िया लिख रही है, पूंजीवाद के लाभ आप सबने बताया, शाबाश बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो लोग। इतना ही तो चाहिए, एक शिक्षक को क्या चाहिए, इतना ही तो चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी समझने की कोशिश करते हैं, बाकी तो हम समझा लेंगे। वाह शाबाश शाबाश शाबाश, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, इतना बढ़िया बढ़िया सब लिख रहे हैं, दिल खुश हुआ, बाग बाग हो गया मैं। आपने सबने सही बताया, सबने सही बताया। अब इसी को थोड़ा हम करीने से बता रहे हैं, आपकी ही बातों को सजा दे रहे हैं। ठीक, देखो पूंजीवाद के लाभ जो हैं, कहते हैं कि पूंजीवाद, ये जो पूंजीवाद है, यह जो पूंजीवाद है, यह हर आदमी को एक फाइनेंशियल ट्रिगर देता है, फाइनेंशियल ट्रिगर देता है, फाइनेंशियल ट्रिगर देता है। हिंदी में भी इसको यही लिखते हैं, फाइनेंशियल ट्रिगर देता है। आज की इकोनॉमी में यह शब्द बड़ा प्रचलित है, जब भी आप आंसर इत्यादि राइटिंग करना तो शब्द डालना। आज के जमाने में पूंजीवाद लोगों को फाइनेंशियल ट्रिगर देता है। आप कहोगे कि ये फाइनेंशियल ट्रिगर क्या है भैया। ट्रिगर मतलब एकदम गोली मार दो, गोली चला दो, लेकिन यहां पूंजीवाद गोली चलाने को नहीं कर रहा है। पूंजीवाद कह रहा है फाइनेंशियल ट्रिगर देता है। पूंजीवाद की पूरी प्रणाली फाइनेंशियल ट्रिगर देती है। फाइनेंशियल ट्रिगर का मतलब क्या होता है, आप कहोगे फाइनेंशियल ट्रिगर क्या है गुरुजी। फाइनेंशियल ट्रिगर का मतलब होता है पूंजीवाद की पूरी प्रणाली कहती है आप अपने में क्षमता लेकर के आओ, आप अपने में योग्यता लेकर के आओ, आप पूंजी लेकर के आओ, हम आपको पैसा कमाने का अवसर देंगे। इसे कहते हैं फाइनेंशियल ट्रिगर, इसे कहते हैं फाइनेंशियल ट्रिगर। यानी रिंकू सिंह, आईपीएल चल रहा है, रिंकू सिंह, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, रिंकू सिंह के पिताजी क्या है, वो गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाते थे। रिंकू सिंह करोड़ों में खेल रहा है, क्यों खेल रहा है। यही आईपीएल नहीं था तो देश भर के लड़के क्रिकेट खेलते थे, 11 लोग ही, वही तो मौका मिलता था, 11 लोगों को ही मौका मिलता। बड़े बड़े बहुत बढ़िया, मान लीजिए रिंकू सिंह अगर नेशनल का इंतजार किया होता तो आज तक नहीं गया, वो भी गैस सिलेंडर ही होता। लेकिन नहीं, क्रिकेट को व्यवसाय बनाया गया। किसने बनाया, इस पूंजीवाद ने बनाया। रिंकू सिंह ने अपने आप में एक हुनर पैदा किया, बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, उनका यह हुनर बिक गया, उनके पास करोड़ों आ गया। यही है फाइनेंशियल ट्रिगर। ठीक, यही है फाइनेंशियल ट्रिगर जो कहता है, पूंजीवाद क्या कहता है, आप मेहनत करो, आप अपने में हुनर लाओ, कला कौशल लाओ, कुछ बनाने की क्षमता लाओ, कुछ बेचने की क्षमता लाओ, कुछ करने की क्षमता लाओ, कुछ पैसा लाओ, व्यवसाय करो। ये
पूंजीवाद की सबसे बड़ी विशेषता है फाइनेंशियल ट्रिगर। अब इस फाइनेंशियल ट्रिगर से होता क्या है, इस फाइनेंशियल ट्रिगर से होता क्या है? ठीक, क्योंकि पूंजीवाद सबको उपलब्ध करा रहा है। क्या पूंजीवाद सबको उपलब्ध करा रहा है? फाइनेंशियल ट्रिगर। अगर इसको इस तरह समझे कि पूंजीवाद सबको उपलब्ध करा है फाइनेंशियल ट्रिगर, पूंजीवाद कह रहा है कि कुछ इनोवेशन करो, कुछ नया करो, पैसा हम कमा देंगे, आपकी वित्तीय स्थिति को ऊपर उठा देंगे। तो हर व्यक्ति क्या करेगा? इनोवेशन करेगा, इनोवेशन करेगा, पैसा कमाने के लिए इनोवेशन करेगा। हर व्यक्ति कुछ नया करने की चाहेगा, कुछ नवाचार करेगा। इनोवेशन को ही कहते हैं नवाचार। नवाचार मतलब काम करने के नए नए तरीके। और जब हर व्यक्ति कुछ नवाचार करेगा, इनोवेशन करेगा, तो हर व्यक्ति अपने इनोवेशन को आगे ले जाने के लिए रिसर्च करेगा, डेवलपमेंट करेगा। हर कंपनी कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है। टूथपेस्ट बनाने वाली भी कंपनी अपने यहाँ रिसर्च डेवलपमेंट की बिंग रखी है कि कुछ नया कर देगा तो बढ़िया टूथपेस्ट बनाएगा, इसे ब्रश करेगा, मंजन करेगा, मुंह महकेगा, हमारा टूथपेस्ट दंत मंजन बिक जाएगा। हर कंपनी, बर्तन धोने वाली जो साबुन आते हैं उसकी भी कंपनी एक रिसर्च की टीम रखी हुई है। यानी सुई से लेकर के साइकिल से लेकर के हवाई जहाज तक जितनी भी कंपनी आपके सामने दिख रही है, 2 रुपए का कोई सामान मार्केट में बेचती है कोई कंपनी, तो भी एक आदमी रखती है, थोड़ा कुछ किया करो ना भाई। ये सब क्यों? क्योंकि व्यवस्था ऐसी है पूंजीवाद की जो कहती है नया लाओगे, बेहतर लाओगे, खूब छप्पर फाड़ के पैसा कमाओगे। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल ट्रिगर। तो चूंकि पूंजीवाद एक फाइनेंशियल ट्रिगर देता है, इससे इनोवेशन बढ़ता है, सब लोग पैसा कमाने की लालच में इनोवेशन की ओर मुड़ते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट पर बल देते हैं। और आप गौर से देखिए, पिछले 200 सालों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितना विकास हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितना विकास हुआ है पिछले 200 वर्षों में, उतना विकास पूरे मानव सभ्यता के इतिहास में नहीं हुआ था। पूरे मानव सभ्यता के इतिहास में नहीं हुआ था। मानव सभ्यता का पिछला 200 साल निकाल लीजिए या पिछला 100 साल निकाल लीजिए, और जब से मनुष्य है तब से का कालखंड निकाल लीजिए, पिछले 100 साल में मानव सभ्यता ने जितनी नई नई चीजें अर्जित की है उतना अपने इतिहास में नहीं किया है। समझना, सच है कि नहीं है? सच है कि नहीं है? अगर ह्यूमन मानव के इतिहास को जाना जाए, ह्यूमन हिस्ट्री की हम बात करें, हम नए तरीके की इकोनॉमी पढ़ाते हैं, लगेगा ही नहीं इकोनॉमी की क्लास में, नए तरीके की इकोनॉमी है। अब देख लो, ये है मानव जात का इतिहास। तकरीबन हमारे पास जो साक्ष्य है, सबसे पुराना ये मनुष्य तो भारत में ही हुआ था, तकरीबन मान लो लगभग जो साक्ष्य है, जैसे 10,000 वर्ष का इतिहास है। ये यहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ ये तुम लोगों का दौर है, तुम लोगों का जमाना है, ये तुम लोग हो, तुम लोगों का दौर है, स्मार्ट बना दे तुम लोगों को, ठीक। तकरीबन ये 10,000 साल का इतिहास है, 10,000 वर्ष का इतिहास है। इसमें से अगर पिछला 100 साल निकाल लिया जाए, इसमें से ये पिछला अगर 100 साल निकाल लिया जाए, 100 साल निकाल लिया जाए, 100 ईयर्स, यही जो 100 साल है ये पूंजीवाद के स्वर्णिम 100 साल है। यही 100 साल है तो 200 साल, लेकिन 100 साल एकदम स्वर्णिम साल है। तो इस 100-200 सालों में इस मानव ने जितना डेवलपमेंट किया, ठीक, उतना डेवलपमेंट पिछले ये 10,000 सालों में नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था नहीं थी, पूंजीवादी व्यवस्था नहीं। मानव मूल्यतः लाभ पर आधारित प्राणी है, ठीक। मानव को प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए, मानव को प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए। समझना, पूंजीवाद ने इतना लाभ दिया, इतना फाइनेंशियल ट्रिगर दिया कि जितना विकास पिछले 10,000 सालों में नहीं हुआ, पिछले 100 सालों में हो गया। यही पूंजीवाद का सबसे बड़ा लाभ है। तो आपको नोट्स में कैसे लिखना है वो हमने लिख दिया है हमारी क्लास में, घबराइए, परेशान मत होइए, हम लिखा लिखा है नोट्स दे रहे हैं, ठीक। कोई कह रहा है कल का नोट्स अब तक नहीं अपलोड हुआ, अपलोड हो गया भाई, चेक कर लो, ठीक। ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपसे आंसर राइटिंग का प्रोग्राम कराना शुरू करेंगे, क्योंकि पहले इकोनॉमी में कुछ पढ़ाया तब आंसर राइटिंग कराएंगे। तो पूंजीवाद के लाभ ये हमने अपने हाथ से बनाया है, ये सारे चित्र भी हमने अपने हाथ से बनाए हैं। तो हमने क्या लिखा कि पूंजीवाद एक फाइनेंशियल ट्रिगर उपलब्ध कराता है, जिस फाइनेंशियल ट्रिगर के कारण इनोवेशन बढ़ता है, नवाचार बढ़ता है। इनोवेशन मतलब नवाचार, नवाचार मतलब काम करने के नए नए तरीके, नई खोजें, नए आविष्कार। चूंकि लोग जानते हैं नया करेंगे बिकेगा, खूब पैसा छापेंगे, तो इनोवेशन बढ़ता है। इसी इनोवेशन की वजह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास पिछले 100 सालों में जितना हुआ उतना पिछले 1000 सालों में नहीं हुआ। तो पिछले 100 सालों में देखो ना, जितने प्रकार की एडवांस मेडिसिन है पिछले 100 सालों में आई है, व्हीकल्स पिछले 100 सालों में आई है, जितने टूरिज्म के साधन है पिछले 100 सालों में आए, ट्रांसपोर्ट के साधन है पिछले 100 सालों में आए, धरती से लेकर के चांद अमेरिका तक, चांद मंगल तक की यात्राएं पिछले 100 सालों में हुई है। समझ में आ गई बात? ये पूंजीवाद का सबसे बड़ा लाभ है कि इनोवेशन बढ़ाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बढ़ाता है, टोटल विकास को प्रभावित करता है, बहुत तेजी से आगे लेकर के जाता है। ये पूंजीवाद का पहला लाभ है, ठीक। कहां चला गया? अगर हम गरीबी के मामले में देखें, पूंजीवाद के लाभों को गरीबी के मामले में देखें, तो याद रखिएगा पिछले 25 वर्षों में गरीबी दुनिया भर में कम हुई है। और यहां हम पिछले 25 वर्षों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद पूरी दुनिया में पूंजीवाद की लहर चल पड़ी। भारत समेत भारत भी पूंजीवाद की ओर चल पड़ा, चीन पूंजीवाद की ओर चल पड़ा, रूस पूंजीवाद की ओर चल पड़ा। अभी बताएंगे चीन और रूस तो सबसे बड़े पूंजीवाद के विरोधी थे। भारत भी जब आजाद हुआ था तो पूंजीवादी नहीं था, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ अधिक झुका हुआ था, ठीक। समझ में आ रही बात? समझना बात। अच्छा, खुशी तिवारी कह रहे हैं फाइनेंशियल ट्रिगर का हिंदी क्या होगा? बेटा ये फाइनेंशियल ट्रिगर को हिंदी में ही स्वीकार कर लिया गया है।
फाइनेंशियल ट्रिगर अंग्रेजी का शब्द है, जैसे रेल अंग्रेजी का शब्द है, मोबाइल अंग्रेजी का शब्द है, ऑटोमोबाइल अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में स्वीकार कर लिया गया ना। वैसे फाइनेंशियल ट्रिगर अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में स्वीकार कर लिया, आपको फाइनेंशियल ट्रिगर ही लिखना है। ठीक। अगर हम देखते हैं कि जैसे जैसे दुनिया में गरीबी पूंजीवाद आगे बढ़ा है, दुनिया में गरीबी कम हुई है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का स्तर बढ़ा है, सबकी पहुंच में शिक्षा आई है। आप कहोगे इसका पूंजीवाद से क्या लेना देना है, तो लेना देना है। दो प्रकार से पूंजीवाद ने शिक्षा को आगे बढ़ाया है। एक तरफ आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, सरकारों के पास पैसा आया है, जितना ही व्यापार बढ़ेगा, वाणिज्य बढ़ेगा, सरकारों को टैक्स मिलेगा, सरकारें खूब स्कूल खोलेंगे, शिक्षा पर खर्च करेंगी। पहली बात तो ये टैक्स मिलेगा तभी तो खर्च करेंगी। पूंजीवाद में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, टैक्स मिलता है, सरकारें शिक्षा पर खूब खर्च करती है। दूसरी चीज, आज जो स्कूलों में मिड डे मील का भोजन दिया जाता है, बच्चों को ड्रेस दिया जाता है, जूते दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, सारे दिया जाता है, कहां से? सरकार का पैसा। कहां से आया? टैक्स पेयर का पैसा। टैक्स कहां से मिला? हम बाजार से जो धनिया मिर्चा खरीदते हैं उसके टैक्स से देश नहीं चलता। टैक्स देते हैं कमाने वाले लोग, कॉर्पोरेट के लोग, उद्योगपति। आप लोग नौकरी करोगे, भर भर करके इनकम टैक्स दोगे। समझना बात। अच्छा, 50 है, 25 पर हैं। ठीक, देखो दूसरी तरफ कई लोगों ने अपने भीतर निखार लाया कि हम बेहतर पढ़ाएंगे, बेहतर स्कूल चलाएंगे तो हम ज्यादा पैसा कमाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में कई बेहतर स्कूल आए। क्यों आए? उनको लगा कि हम बेहतर पढ़ाई करवाएंगे, ढेर सारे लोग हमारे पास एडमिशन लेंगे, हम ढेर सारे पैसा कमाएंगे। कुल मिला जुला करके शिक्षा का क्या हुआ? प्रसार हुआ। ठीक, तो यानी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, सबकी पहुंच में शिक्षा आई है, यह पूंजीवाद का अगला लाभ है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, मेडिकल व्यवसाय में अधिक लाभ की उम्मीद है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या किया? स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश किया और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया। बड़ी लोग नखरे कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर कि कोरोना वैक्सीन में ये था वो था, सोशल मीडिया पर चल रहा चर्चा। अरे यही कोविड की वैक्सीन आप याद करो, सिर्फ 1 साल में बनी थी। एक वैक्सीन को बनने में नॉर्मल जो ये पोलियो की वैक्सीन होती है ना, इसको बनाने में 25 साल लगे थे। कोरोना की वैक्सीन 1 साल में लगी थी, बनी थी तब जब सब कुछ बंद था, बड़े दबाव में बनी थी। कंपनियों ने भर भर के पैसा लगा दिया कोविड वैक्सीन बनाने में। क्यों? क्योंकि कंपनियां जानती थी जिसका वैक्सीन बनेगा उसका वैक्सीन खूब बिकेगा। आज बाजार में पता चला, पहले एक्सरे की मशीन आई, सीटी स्कैन का मशीन आया, फिर अल्ट्रासाउंड का मशीन आया, फिर एमआरआई की मशीन आ गई। क्यों आई? ये मशीनें कहां से आती हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां ढेर सारा रिसर्च करती हैं, उन्हें लगता है कि हम मेडिकल व्यवसाय में ढेर सारे उपकरण नए नए बनाएंगे, बेहतर दवाएं बनाएंगे, वो बिकेंगी, हमें लाभ पहुंचेगा। समझना। आप आज देखो ना, आज के 25 साल, आज के 50 साल पहले देखो ना, भारत में हैजा एक बीमारी होती थी, मलेरिया बहुत बीमारी होती थी। मलेरिया की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी माना जाता था, हैजा की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी, मौसमी बुखार बहुत बड़ा बीमारी माना जाता था। आज देखो ना, दुनिया भर की बीमारियों के लिए दुनिया भर के इलाज है। ये इलाज आते कहां से हैं? ये इलाज आते कहां से हैं? ये इलाज आते हैं प्राइवेट कंपनियों से। प्राइवेट कंपनियां बड़ा बड़ा लैब बना करके रखी हुई हैं, हजारों लड़कों को, हजारों साइंटिस्टों को रोजगार दी हैं, देर रात काम कर रहे हैं। काम इसलिए कर रहे हैं, उनको भर भर के पैसा दे रही हैं, उनको डॉलर में सैलरी दे रही हैं, तो नए नए रिसर्च करते रहते हैं। वो इसलिए कंपनियां उनको वो रिसर्च इसलिए करते हैं, कंपनियां उनको डॉलर में पैसा देती है, खूब पैसा देती है। कंपनियां इसलिए करवाती है कि नई नई दवाइयां लाएंगे, नए नए मेडिकल इक्विपमेंट लाएंगे, नए नए सर्जरी के इलाज के नए नए तरीके लाएंगे तो हम पैसा कमाएं। इससे क्या हो रहा है? लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, तो पूंजीवाद ने अधिक लाभ की उम्मीद में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया है। ये पूंजीवाद के लाभ है। जीवन की गुणवत्ता बढ़ी है, जीवन जीने के बेहतर साधन उपलब्ध हुए हैं पूंजीवाद के कारण। आज सबके हाथ में मोबाइल फोन है ना, तकरीबन सबके हाथ में मोबाइल फोन है। ज्यादा नहीं, 20-25 साल पहले देश में टेलीफोन, अपने एक घर में टेलीफोन लगना बड़ी बात होती थी। आज सबके घरों में सरकार गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है ना। आप ये कह सकते हैं कि गैस सिलेंडर 1100 का है, उसे 400 में होना चाहिए, ये आपकी बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन अपने पापा से पूछना, आज के 30 साल पहले एक गांव में एक व्यक्ति का घर गैस सिलेंडर हुआ करता था। जब गैस भरवाने जाना पड़ता था ना, तो भोर में 4 बजे घर वाले उठा देते थे और जाकर के वहां 5 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइन लगती थी, दुकान खुलती थी, जितने लोगों का सिलेंडर होता था मिल जाता था, अगले लोग अगले दिन लाइन लगाने आते थे। आज घर घर में गैस सिलेंडर पहुंच रहा है। टेलीविजन का होना आज लग्जरी गुड नहीं है, फ्रिज का होना घर में लग्जरी गुड नहीं है, कूलर का होना लग्जरी गुड नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीजें हो गई हैं। इतनी तेज मोबाइल की क्रांति हुई, इतनी तेज मोबाइल की क्रांति हुई कि समझ में नहीं आता। हम जब बच्चे थे रामायण देखने जाते थे, हमारे गांव में एक ही व्यक्ति यहाँ टीवी है, बोरा बिछा करके बैठते थे और उसके यहाँ रामायण देखते थे। संडे का इंतजार करते थे, सुबह सुबह चित्रहार आता था, उसके लिए मार भी खाते थे। टीवी इतनी बड़ी चीज थी कि गांव में एक ही व्यक्ति घर हुआ करती। समझना बात को। मोबाइल फोन, टेलीविजन, फ्रिज, साइकिल, आज देखो ना, गांव में, शहरों में, कस्बों में 90% लोगों के यहाँ बाइक है, मोटरसाइकिल है, सड़कों पर कारें दिखती हैं, कई प्रकार की बाइक दिखती हैं, ट्रैक्टर दिखते हैं, गाड़ियां दिखती हैं। हर एक व्यक्ति हाथ में फोन है। हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, एक नेताजी था, इतना बड़ा फोन लेकर के आए थे। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने आया था, मैंने पहली बार मोबाइल देखी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी पर एक मेरा दोस्त था, इतना बड़ा मोबाइल फोन रखता था, तो जाकर के देखते थे, उसे मांगते थे 1 घंटे के लिए हमें दे दो। छूने में ही अजीब लगता था। ये हमने देखा है, लेकिन ये चीजें आज सबके पास हैं, अवेलेबल हुई हैं, सस्ती हुई हैं, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी है, जीवन की गुणवत्ता बढ़ी है। रीजन पूंजीवाद, यह भी लाभ हुआ है। ठीक, अगर हम उपभोक्ता के मामले में कहें, खरीदार के मामले में कहें, तो उपभोक्ता को, हमको, आपको बाजार में अधिक विकल्प मिला है। पहले केवल लाइफ बॉय साबुन और निरमा साबुन और रिन साबुन यही मिलते थे। आज बाजार में 10 रुपए लेकर के जाइए तो सैकड़ों प्रकार के साबुन है, 10 रुपए में सैकड़ों प्रकार के बिस्किट है। उपभोक्ता को वास्तव में जस्टिस मिला है। आप कहोगे ये कौन सा जस्टिस है, उपभोक्ता न्याय क्या है? पता है गुरुजी,
ये फाइनेंशियल ट्रिगर खुद हिंदी शब्द है। तो ये जो पूंजीवाद की व्यवस्था है ना, इसने उपभोक्ता को भी लाभ पहुंचाया है, उपभोक्ता को न्याय मिला है। अब कहोगे उपभोक्ता को लाभ का मतलब क्या होता है? ये याद रखिए, हम सब उपभोक्ता हैं। जब भी हम बाजार में कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो हम उपभोक्ता हो जाते हैं। उपभोक्ता के लाभ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास 200 रुपए है, हम 200 रुपए लेकर के पैंट खरीदने जाते हैं, तो हमारे पास 100 प्रकार के पैंट के ऑप्शन होने चाहिए, जिससे चाहे उसे हम चुन करके खरीद लें। हम अगर 1 लाख भी लेकर के जाते हैं और एक ही पैंट शर्ट खरीदते हैं, तो 1 लाख की प्राइस वाले भी 100 प्रकार की वैरायटी होनी चाहिए, हम जो चाहे वो खरीद लें। उपभोक्ता के पास ये नहीं होना चाहिए कि 2 ही प्रकार का बिस्किट है, या तो ब्रिटानिया ले लो या तो पार्ले जी ले लो। नहीं, 100 प्रकार के बिस्किट होने चाहिए, जिसको चाहे उसे खरीदें। पूंजीवाद ने ये दिया है, पूंजीवाद ने ये दिया है। फराकेदार भर्ती का सैकड़ों, पूरे के पूरे देश दुनिया में, आज अपने भारत में ही देख लीजिए, सैकड़ों प्रकार के मॉल हैं, सैकड़ों प्रकार के होटल हैं, सैकड़ों प्रकार की दुकानें हैं, सैकड़ों प्रकार के हजारों प्रकार के ब्रांड हैं, सड़कों पर सरपट भागती चमचमाती कारें हैं, लगातार फैशन और परिधान बने हुए हैं, ग्राम गांव तक पक्की सड़कें हैं, इंटरनेट है। अरे जिन घरों में ढंग से लकड़ी नहीं इकट्ठा होने पाती थी चूल्हे जलाने के लिए, उन घरों में गैस सिलेंडर है। तमाम कमियां मजबूरियां हैं, लेकिन डेवलपमेंट तो हुआ है। अच्छा, अभी फाइनेंशियल ट्रिगर को मैं समझा दे रहा हूं, ठीक ना? समझना, यानी उपभोक्ता को बाजार में अधिक विकल्प मिले, उपभोक्ता को बाजार में अधिक विकल्प मिले, ठीक। और सबसे बड़ी बात, एक बात आप लोग शांति से सुन लीजिए, और बैच टीम मेरी बात सुने, बैच मैनेजर मेरी बात सुने। इस क्लास में आप सारे लोग विद्यार्थी बन के आए हैं, विद्यार्थी बन के रहिए। यहां पॉलिटिकल डिबेट नहीं होनी चाहिए, जो जैसा है खूब ढंग से उसे वैसा समझिए। अभी हम पूंजीवाद के लाभ बता रहे हैं, खूब ढंग से लाभ समझिए। अभी पूंजीवाद के नुकसान बताएंगे, पूंजीवाद के नुकसान समझिए। पॉलिटिकल, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। अभी मैं जब इसकी नकारात्मक पक्ष बताना शुरू करूंगा, लगेगा सबसे खराब व्यवस्था है, तो प्लीज स्टूडेंट बन के पढ़िए। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी हैं, जितना ज्ञान अर्जन करेंगे उतना फाइनेंशियल ट्रिगर आपको भी मिलेगा। अभी कई लोग फाइनेंशियल ट्रिगर पर अटके हैं, फिर से भी समझाऊंगा। आप लोग शांति और धैर्य से पढ़ेंगे तो अपने लिए पढ़ेंगे। याद रखिएगा, पूंजीवाद कहता भी है कि अपना लाभ करो, समाज का लाभ अपने आप हो जाएगा। क्लियर है ना? ये मेरी क्लास है, कोई भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स यहां नहीं होना चाहिए। यहां अध्ययन अध्यापन होना चाहिए, क्लास की गरिमा होनी चाहिए, ठीक ना? दरअसल आप युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है इस देश में। आपको नागरिक से पहले आपको वोटर में तब्दील कर दिया, झुंड बना दिए गए। मोहम्मद कैफ कह रहे हैं कि आप तो सोशल बेनिफिट बता रहे हो, इसका आर्थिक बेनिफिट क्या है? आर्थिक बेनिफिट से ही सोशल बेनिफिट निकलता है। ये सोशल बेनिफिट नहीं, आर्थिक बेनिफिट है। जीवन की गुणवत्ता क्यों पैदा हुई? क्योंकि सबके घर गैस सिलेंडर पहुंचे। सबके घर गैस सिलेंडर क्यों पहुंचे? क्योंकि पूंजीवादी कंपनियों ने कहा अगर हम गैस का खनन करेंगे, बढ़िया से गैस निकालेंगे, उसको बॉटल में फिल्टर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गैस लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा गैस अवेलेबल होगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर तक सरकार पहुंचाएगी, सरकार तो हमें पैसा देगी। वो गैस इसलिए ला रहे थे कि उनको पैसा कमाना था। यही उसका आर्थिक लाभ है, यही उसका सामाजिक लाभ है। समझ रहा? तो पूंजीवाद, उपभोक्ता को बाजार में अधिक विकल्प मिलते हैं, है क्या? पूंजीवाद में हमने क्या बताया था? विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। पूंजीवादी व्यवस्था कहती है जिसको मन करे जो चाहे वो बना बेचे, बढ़िया बेचो को पैसा कमाओ। 200 लोग आ गए 200 प्रकार का पेन बनाने। अब किसी ने ये पेन बनाया, कोई दूसरा इसके डिफरेंट पेन बना दिया, कोई दूसरा डिफरेंट पेन बना दिया। अब 50 रुपया लेकर के जाइए मार्केट में पेन खरीदने, तो 100 प्रकार के पेन मिलेंगे। तो आपका क्या है फायदा? नहीं भैया, अगर मान लो आप बाजार में जाते और 150 रुपए लेकर जाते, आपको 4 प्रकार के पेन मिलते, तो ये चारों में से ना किसी एक का चुनाव आप करते। लेकिन अगर 50 रुपए लेकर के जा रहे हो और आपको 50 प्रकार का पेन मिल जाए, तो आपके लिए बढ़िया है कि नहीं है? तो उपभोक्ता को लाभ मिलता है, उपभोक्ता को लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी पूंजीवाद की जो सबसे बड़ी विशेषता है, पूंजीवाद हर व्यक्ति को सपने दिखाता है कि आप ऊपर पहुंच सकते हैं। पूंजीवाद कहता है कि आप अपने भीतर में गुण लाइए, क्वालिटी लाइए, योग्यता लाइए, हम आपको फाइनेंशियल ट्रिगर देंगे, हम आपको पैसा कमा देंगे। हर व्यक्ति को भविष्य की उम्मीद दिखाता है। पूंजीवाद कहता है अगर आप दीवार पर बढ़िया स्लोगन भी लिखना जानते हो ना, तो भी आपको पैसा कमा लोगे। आप बढ़िया विज्ञापन लिखना जानते हो तो पैसा कमा लोगे। आप बढ़िया कपड़ा सिलना जानते हो तो पैसा कमा लोगे। आइएगा कभी नोएडा और गुड़गांव, बाल काटने वालों की तनख्वाह में, हजारों ऐसे सैलून है आपको नोएडा गुड़गांव में जहां बाल काटने वालों की तनख्वाह क्या है? लाख लाख रुपए महीना है। यही है फाइनेंशियल ट्रिगर कि आप बढ़िया से बाल ही काटना शुरू कर दीजिए, पूंजीवाद कहता है पैसा कमा लोगे। यही फाइनेंशियल ट्रिगर। फाइनेंशियल ट्रिगर का मतलब होता है सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति में अगर गुण है, श्रम है, तो वह सिस्टम उसको पैसा कमा दे। अब जाइए, कोई भी आज का काम नहीं है जहां किसी व्यक्ति को विशेष हुनर हो तो पैसा ना कमा सकता। ठीक, समझना बात को, समझ में आ गया? भविष्य की उम्मीद पूंजीवाद दिखाता है, हर युवा को दिखाता है। इसलिए आप देखेंगे जितने पूंजीवादी देश हैं, पूरा यूरोप का सारा देश पूंजीवादी है।
अमेरिका सारा पूंजीवादी है, जापान पूंजीवादी है, साउथ कोरिया पूंजीवादी है, चीन पहले नहीं था, जब तक नहीं था गरीब था। देखिए चीन भी अब पूंजीवाद की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत 1991 तक नहीं पूंजीवादी था, 1991 में नरसिम्हा राव बाजार खोले, पूंजीवाद के रास्ते पर रहा। हर देश देखिएगा जब से पूंजीवाद के रास्ते पर चला तब से उसकी तरक्की हो गई। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद अपनी पूरी व्यवस्था में हर व्यक्ति को सपने दिखाता है, कहता है बेहतर योग्यता लेकर के आओ, हम आपको ऊंचा उठा देंगे। समझ में आ गई बात? ये है पूंजीवाद के लाभ, और इन सबके मूल में है फाइनेंशियल ट्रिगर। अब तो क्या है फाइनेंशियल ट्रिगर, एक बार पुनः मैं बता देता हूं, बहुत आप लोग पूछ रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रिगर या नई इकोनॉमी का शब्द है, इसका हिंदी भी यही है, इसका हिंदी भी यही है। हिंदी मतलब इसका फाइनेंस कैसे लिखा जाता है हिंदी में? फाइनेंशियल ट्रिगर, फाइनेंशियल ट्रिगर। ठीक, फाइनेंशियल ट्रिगर का मतलब होता है कि हम पूरे के पूरे सरकार और इकोनॉमी का ऐसा सिस्टम बनाएं जहां हर अच्छी वस्तु बेची जा सके, बिक सके, हर अच्छी वस्तु बिक सके, उसके बिकने पर कोई रोक टोक ना हो। जैसे मान लीजिए ये कोई लड़का है, ये कोई लड़का है, घर बैठा है। अगर मान लीजिए गरीब से गरीब का लड़का खूब मेहनत करे, आईआईटी का एग्जाम पास कर ले, आईआईटी का एग्जाम पास कर ले, ये गरीब है, ये गरीब है। जो आईआईटी का एग्जाम पास कर लेगा, बढ़िया से पढ़ लिख ले, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, कोई कंपनी आएगी और इस लड़के को कहेगी कि तुम्हारी गरीबी के दिन गए, चलो हम तुमको 5 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। इसने क्या किया? अच्छी पढ़ाई की, व्यवस्था ने इसे 5 करोड़ रुपया दे दिया, अब अमीर हो गया। यही है फाइनेंशियल। समझना बात। मान लीजिए आईआईटी नहीं गया, इसने बढ़िया कुकिंग करना जानता है, बढ़िया कुकिंग करना जानता है, बढ़िया खाना बनाना जानता है, ये नहीं पढ़ा लिखा है, ये बढ़िया खाना बनाना जाता है, थोड़ा पैसा होगा तो अपना रेस्टोरेंट खोल लेगा, बढ़िया खाना बनाएगा, शहर में जाके अपना होटल खोल लेगा, खूब पैसा कमाएगा, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में ढेर सारे होटल है, ढेर सारे रेस्टोरेंट है। नहीं अगर करेगा, अच्छा खाना बनाएगा, मान लीजिए पैसा नहीं अपना खोलने, किसी होटल में जाकर के शेफ की नौकरी करेगा, वहां भी ये अगर अच्छा खाना बनाएगा तो पैसा भी बनाएगा। यही है फाइनेंशियल ट्रिगर। ठीक, यही है फाइनेंशियल ट्रिगर। पूंजीवादी व्यवस्था कहती है कि आप अपने भीतर गुण लेकर के आइए, हम पैसा कमा देंगे। यशस्वी जायसवाल अभी देखते हो ना, क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल, ढेर सारे लोग हैं। कौन थे? सचिन तेंदुलकर, 3700 करोड़ रुपए के मालिक हैं। बस से जाते थे अपनी को ट्यूशन पढ़ने के लिए, उनके पिता का घर बिक गया था, लेकिन उन्होंने अपने भीतर क्या हुआ? क्रिकेट खेलने का हुनर भरा, विज्ञापन कंपनियों ने ढेर सारा पैसा दे दिया। आपके पास जितनी योग्यता है उसके हिसाब से आज के मार्केट में आप पैसा कमा सकते हैं। यही पूंजीवाद की सबसे बड़ी विशेषता है, यही पूंजीवाद देता है। और इसीलिए कहा जाता है कि पूंजीवाद लोगों को सपने दिखाता है कि अपने भीतर क्वालिटी लाइए, गुण लाइए, तरक्की आप कर लेंगे। ठीक, तरक्की आप कर लेंगे। ठीक, एक बच्चे संजू ने बहुत बढ़िया लिखा, अर्थात फाइनेंशियल ट्रिगर हर व्यक्ति को उसके क्वालिटी के हिसाब से धन अर्जित करने का अवसर देता है। हाँ, और यही पूंजीवाद की विशेषता है। पूरी की पूरी दुनिया में जो पूंजीवाद आगे बढ़ा, इसी कारण आगे बढ़ा कि अपने अंदर गुण लेकर के आइए, हुनर लेकर के आइए, जितना आगे बढ़ना चाहता हो बढ़ जाओगे, हमारी व्यवस्था अवसर देगी। और यही हर व्यवस्था का काम होता है। व्यवस्था का काम होता है, काम ये नहीं होता है कि लोगों को सब्सिडी दे, व्यवस्था का काम होता है लोगों को अवसर दे। व्यवस्था का काम होता है लोगों को अवसर दे। व्यवस्था का काम ये नहीं होता है कि चलो तुमको हम ये दे दिए, तुमको हम वो दे दिए। आजकल के हमारे नेता लोग क्या कहते हैं? हम तुमको ये दे देंगे, हम ये फिल्म दे देंगे, हम वो फिल्म दे देंगे। ये अच्छी बात नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात, अच्छी राजनीति पूंजीवाद कहता है ये नहीं, आप अवसर दो ना। अब पूंजीवाद कहता है बेहतर सड़कें बनवाओ, बेहतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, इन्वेस्टमेंट लाओ, जिसमें जितना दम है आगे बढ़ जाएगा। अवसर दो, अपॉर्चुनिटी दो। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, ठीक। अच्छा, एक व्यक्ति पूछ रहे हैं फाइनेंशियल ट्रिगर के लिए पूंजी या कौशल की जरूरत होती है? फाइनेंशियल ट्रिगर के लिए दोनों की जरूरत होती है। या तो आपके पास पूंजी हो या तो आपके पास कौशल हो। पूंजी होगी तो कौशल आएगा आप में, क्योंकि कौशल को आप दूसरे के कौशल को खरीद सकते हैं। नहीं पूंजी है तो सिर्फ पैसा लाइए, नहीं पैसा है सिर्फ स्किल लाइए। तो ये पूंजीवाद की रही विशेषताएं। अब आते हैं पूंजीवाद के नकारात्मक पक्षों की। पूंजीवाद के नकारात्मक, मतलब आज की क्लास हमारी समाजवाद की क्लास थी। ठीक, ठीक। अब हम पूंजीवाद के नकारात्मक पक्षों की ओर, और आप लोग भी अपने भीतर हुनर कौशल को लाओ। आज लास्ट में थोड़ा बताऊंगा मैं आप लोगों को। पढ़ ही रहे हो तो पढ़ाई का हुनर लाओ, अपना मत देने लगो, पहले समझो चीजों को। प्रियांशु कुमार पूछ रहे हैं सर, स्किल होने पर पूंजी पैसे की आवश्यकता क्यों है? जैसे मान लो आप बहुत बढ़िया ड्रोन बना लिए, आप बहुत बढ़िया ड्रोन बना लिया, आजकल ड्रोन की मांग बहुत बढ़िया है, आप ड्रोन इंजीनियर हो गए, तो आपके पास दो विकल्प है। ड्रोन इंजीनियर हो गए तो किसी उद्योग में जाओ, ड्रोन कंपनी आपको तुरंत नौकरी दे देगी, लाखों रुपया महीना तनख्वाह देने लगेगी।
यह फाइनेंशियल ट्रिगर है। दूसरी चीज, एक प्रकार का फाइनेंशियल ट्रिगर और है, आपको ड्रोन इंजीनियर भी हो और आपके पास ढेर सारा पैसा भी है, तो आप खुद ही ड्रोन बनाने की कंपनी खड़ी कर लोगे, वहां से और अधिक पैसा कमाओगे। ठीक। अब आइए पूंजीवाद के नकारात्मक पक्षों की ओर चलते हैं। पूंजीवाद के जो नकारात्मक पक्ष हैं उस पर बातचीत करते हैं। ठीक। और प्लीज कोई भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं होगा, इसमें केवल पढ़ाई लिखाई की बातें होंगी। ठीक। और अब आइए पूंजीवाद के नकारात्मक पक्ष। पूंजीवाद का पहला नकारात्मक पक्ष है मोनोपोली, एकाधिकार। मोनोपोली, एकाधिकार। पूंजीवाद में क्या होता है कि बड़ी कंपनियां अक्सर छोटी कंपनियों को खरीद लेती हैं। बड़ी कंपनियां अक्सर छोटी कंपनियों को क्या करती हैं? खरीद लेती हैं। ठीक। कभी कभी दो व्यवसाय आपस में विलय कर जाते हैं और इससे एक ही कंपनी की मोनोपोली हो जाती है। यह पूंजीवाद का सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष है। जैसे मोनोपोली का, अब मोनोपोली से होगा क्या? या तो बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को खरीद लिया, या दो कंपनियां, एक ही क्षेत्र की दो कंपनियां आपस में मिल गई। इससे होगा क्या? इससे उनका मार्केट पर एकदम एकाधिकार हो जाएगा और मार्केट से स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। जैसे आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं। जियो कंपनी का नाम सुना हो, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। भारत के टेलीकॉम सेक्टर में जियो की मोनोपोली होती जा रही है। भारत के टेलीकॉम सेक्टर में जियो की मोनोपोली होती जा रही है। ठीक। एकाधिकार होता जा रहा है। मोनोपोली मतलब एकाधिकार होता जा रहा है। सभी छोटी छोटी कंपनियों को जियो खरीदती जा रही है। उसके पास इतना पैसा है कि वो डिस्टर्ब करती जा रही है सबके व्यापार व्यवसाय। आपको एक और उदाहरण दिखाते हैं। गूगल, पूरी दुनिया में गूगल का एकाधिकार है। मार्केट में किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, मार्केट में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। पूंजीवाद कहता तो है कि हम स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर उल्टा दिख जाता है। दूसरा उदाहरण वर्ल्ड लेवल पर आप गूगल का ले लीजिए। गूगल ने यूट्यूब किसका? गूगल का। एंड्रॉइड किसका? गूगल का। गूगल पे गूगल का। गूगल शॉपिंग गूगल का। गूगल मैप गूगल का। दुनिया भर का सब कुछ गूगल का ही। फेसबुक की स्थिति देखिए, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। सोशल मीडिया के क्षेत्र में फेसबुक की मनमानी चलती है। पूरा का पूरा डिजिटल वर्ल्ड गूगल का कब्जा हो गया है। गूगल की संपत्ति दुनिया के कई देशों से कई गुना अधिक है। आज भारत के प्रधानमंत्री तक अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका राष्ट्रपति से मिलने के बाद गूगल के सीईओ से मिलते हैं। इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है। ठीक। कितनी बड़ी कंपनी हो चुकी है। छोटा मोटा देश को तो हर दिन खरीदते जाए ये सब। इससे क्या हुआ है? इससे इन लोगों का एकाधिकार होते जा रहा है बाजार पर। बाजार पर इन लोगों का एकाधिकार होते, क्या होते जा रहा है? एकाधिकार होते। बाजार पर इन लोगों का एकाधिकार होते। मुझे बात कहता तो है जियो को ले लो। भारत में जियो एकदम लपेटे में ले लिया है। पूरा का पूरा टेलीकॉम धराशायी कर देगा जियो, एकदम धीरे धीरे सब जियो का हो जाएगा। यानी होना निष्कर्ष यह है कि कहने के लिए प्रतिस्पर्धा है, पर वास्तव में प्रतिस्पर्धा जमीन पर नहीं उतर रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों की मोनोपोली होती जा रही है। एकाधिकार हो गया। तो पूंजीवाद का पहला नकारात्मक पक्ष ये है। ठीक। दूसरा नकारात्मक पक्ष ये है गरीबी। एक तरफ दुनिया से गरीबी कम हुई है, यह भी सच है, और वह पूंजीवाद के कारण ही संभव हुआ है, यह भी सच है। लेकिन एक और पक्ष है। ठीक। जो लोग पहले से गरीब है, ठीक, पूंजीवाद की दूसरी नकारात्मक पक्ष देखना। जो लोग पहले से गरीब हैं, वे लोग न तो शिक्षा पर खर्च कर पाते हैं, न ही अपने स्वास्थ्य पर खर्च कर पाते हैं। तो जब न स्वास्थ्य पर खर्च कर पाएंगे, न शिक्षा पर खर्च पाएंगे, तो कोई उनके पास स्किल होगा, हुनर होगा? नहीं होगा। दूसरी तरफ न ही उसके पास संपत्ति है कि कहीं इन्वेस्ट कर सके, व्यवसाय कर सके, कुछ कर सके। इससे गरीब व्यक्ति और गरीब होता जाता है। ठीक। देखो, पूंजीवाद साफ साफ कहता है, पूंजीवाद साफ साफ कहता है, या तो आपके पास पहले से धन होना चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। या तो कोई व्यक्ति है, इसके पास क्या है? धन है। और या तो कोई व्यक्ति है, मान लीजिए इसके पास धन नहीं है, जिसके पास स्किल है या हुनर है। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक। अब दिक्कत क्या है कि मान लीजिए यह व्यक्ति जो गरीब है, यह व्यक्ति जो गरीब है, ठीक, यह जो गरीब है, इसके पास ये तो है या नहीं है, इसीलिए गरीब है। और जब गरीब है तो न तो अपने हेल्थ पर यह खर्चा कर पाएगा और न ये अपने स्किल पर खर्चा कर पाएगा। ठीक। सॉरी, न तो अपने हेल्थ पर खर्चा कर पाएगा और न तो अपने एजुकेशन पर खर्चा कर पाएगा, न तो स्वास्थ्य पर खर्चा कर पाएगा, न तो शिक्षा पर खर्चा कर पाएगा। तो जब न स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्चा नहीं कर पाएगा तो क्या उसमें स्किल आएगा? नहीं आएगा। और पूंजीवादी व्यवस्था कहती है भैया हम तभी आगे बढ़ाएंगे। हमारी व्यवस्था में या तो आपके पास संपत्ति हो, जाइए व्यवसाय बिजनेस कुछ काम धंधा कीजिए, या तो आपके पास कोई हुनर है, आइए हमारे यहां काम कीजिए, नौकरी चाकरी कीजिए, पैसा कमाइए। तो गरीब और गरीब होते जाता है। ठीक। गरीब और गरीब होते जाता है। समझ गए बात को? गरीब और गरीब होते जाता है। यह पूंजीवाद की दूसरी विशेष सबसे खराब बात है। सच तो यह है कि पूरी की पूरी पूंजीवाद की दुनिया में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है।
जो लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं उनके लिए पूंजीवाद कहता है हमारे रचे संसार में तुम्हारी कोई जगह। यह पूंजीवाद की दूसरी सबसे बड़ी बुराई है। यह पूंजीवाद की दूसरी सबसे बड़ी बुराई है। आज की दुनिया का सबसे बड़ा सच है। हम सब पूंजीवादी दुनिया में जी रहे हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था आई थी, उत्पत्ति कहां से हुई, पतन कहां से हुआ, विकास कहां से हुआ, अभी समझेंगे। आज का सच है। ठीक? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हुनर एजुकेशन से नहीं आती। अरे भाई, एजुकेशन हुनर को पैदा करता है, आगे बढ़ाता है। ठीक? ठीक? समझना, ये दूसरा नकारात्मक पक्ष है। दूसरा नकारात्मक। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर गरीबों का डेवलपमेंट कहां हुआ है। देखो, दो बातें एक साथ कही जा रही है। एक तरफ पूंजीवादी दुनिया में लोग गरीबी से बाहर भी निकले हैं। है कैसे? पूंजीवादी दुनिया में ढेर सारे व्यापार हुए, ढेर सारे व्यवसाय हुए, ढेर सारे रोजगार के अवसर खिले, तो गरीबों को भी काम मिला। तो ये भी आंकड़ा है कि दुनिया में ढेर सारे लोग गरीबी से बाहर निकले, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर हो गए। अमीर वही हुआ जिसके पास पहले से पैसा था, जो व्यवसाय में लगाया था, जिसके पास स्कूल था। और इन गरीबों में भी ढेर सारे गरीब ऐसे रहे जिसे पूंजीवाद ने और गरीब बना दिया, क्योंकि ये अपने भीतर किसी स्किल और हुनर का विकास नहीं कर पाए। ठीक? तो पूंजीवाद की दुनिया में गरीब और गरीब होता जाता है। यह पूंजीवाद का दूसरा नकारात्मक पक्ष है। यह गरीब आदमी था, मैंने कार्टून बनाया है, मैं थोड़ा कार्टून बना इकोनॉमी समझाने की कोशिश करता हूं, ये बेचारा पूंजीवाद में और गरीब हो गया। अच्छा है ये पूंजीवाद में और गरीब हो गया। ठीक? तीसरी जो बुराई है वो असमानता है। तीसरी बुराई है वो असमानता है। आप गौर कीजिए, 1991 के जब आर्थिक सुधार पूरी दुनिया में तेजी से बढ़े, पूरी दुनिया में जैसे जैसे निजीकरण बढ़ा, वैश्वीकरण बढ़ा है, असमानता बढ़ी है। आपको पता है, यह असमानता का मैंने चित्र बनाया है। ठीक? आज दुनिया के 1% लोगों के पास 82% पैसा है। आज दुनिया के 1% लोगों के पास 82, पूरी दुनिया का 82 पैसा। ठीक? यानी पूरी दुनिया की 82% संपत्ति सिर्फ 1% लोग। यानी कुछ यूं आंकड़े हैं, पूरी दुनिया, हम ये पूरी दुनिया, ये हमारी पूरी दुनिया है, हमारी पूरी दुनिया है। इसीलिए एक गीत है ना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, बड़ी खूब बड़ी बेरंग सी दुनिया है। 1% लोग, कान वन बना दो भाई, ये कौन लोग हैं? 1% लोग। पैसा कितना है? 99%। संपत्ति इनके पास क्या है? पूरी धरती की 82% संपत्ति। 82%, पूरी धरती की 82% संपत्ति 99% लोगों के पास है। बचे कितना? अगर 1% लोगों के पास तो 82% है, बचे कितना? तो दुनिया की ये लोग बचे कितना? बचे 99% लोग। बचे 99% लोग। बचे कितना? 99% लोग। इन 99% लोगों के पास दुनिया की संपत्ति का कितना हिस्सा है? 18%। यह है घनघोर असमानता। पूरी दुनिया की संपत्ति अगर देखी जाए वर्ल्ड की, तो मान लीजिए पूरी दुनिया की संपत्ति की जितनी भी संपत्ति है, पूरी दुनिया में 1% लोगों के पास पूरी दुनिया की 82% संपत्ति। तो 1% लोगों के पास पूरी दुनिया की 82% संपत्ति है, पूरी दुनिया में शेष कितने बचे? 99% लोग बचे ना। तो 99% लोग सिर्फ 18% संपत्ति पे अपना काम चला। समझना, यानी पूरी दुनिया में असमानता बढ़ी है। जैसे जैसे पूंजीवाद आगे बढ़ा है, पूरी दुनिया में असमानता बढ़ी है। कुछ ऐसे हुआ है। ठीक? कुछ ऐसे हुआ है, मान लीजिए ये अमीर लोग हैं, ये अमीर लोग हैं, तो यहां से उठ करके ये यहां आ गए, ये सारे लोग यहां आ गए। ठीक? ये लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब नहीं है, मध्यम वर्ग। इन्होंने शिक्षा इत्यादि पर निवेश किया, ये उठ करके यहां आ गए। जितनी तेजी से ये लोग ऊपर उठे, उतनी तेजी से नहीं उठे, लेकिन ये भी उठे, क्योंकि इनके पास हुनर आया, स्किल आया, इन्होंने नौकरियां पाई। ये जो गरीब वर्ग है, ये जो गरीब वर्ग है, ठीक, ये जो गरीब है, इसमें कुछ तो गरीबी रेखा से बाहर निकला। फैक्ट्री चल रही है तो उसके आगे पीछे रिक्शा ही चला रहा है, ऑटो ही चला रहा है, टेम्पो चला रहा है, लेबर ही काम कर रहा है, ये यहीं तक पहुंचा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया। लेकिन शेष जो गरीब बचे थे वो नीचे आ गए और गरीब हो गए। अगर इनकी संपत्ति में इजाफा 100% का हुआ है, तो इनकी संपत्ति में इजाफा 20% का हुआ है, इनकी संपत्ति में इजाफा 5% का हुआ है, और एक बड़ी जनसंख्या की संपत्ति में कमी आ गई। तो इनके बीच भी असमानता बढ़ी है, इनके बीच भी असमानता बढ़ी है, और पूरी दुनिया की असमानता बढ़ गई। ऐसा क्यों है? दरअसल पूंजीवादी व्यवस्था के मूल में ही एक बात है, जितना पूंजीवाद आगे बढ़ेगा असमानता बढ़ेगी।
क्योंकि इस व्यवस्था के मूल में ही, या व्यवस्था ही ऐसी है कि अमीर और अमीर बनेगा। क्योंकि व्यवस्था कहती है, पूरा पूंजीवाद कहता है कि अंतिम सत्य धन का सृजन है, अंतिम सत्य प्रॉफिट कमाना है। और प्रॉफिट कौन कमाएगा? या तो उसके पास पहले से पूंजी हो तो उसको और बाजार में लगाएगा, पूंजी कमाएगा, या वो कोई हुनर लेके आए। हुनर कौन लेके आएगा? जिसके पास स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगा, जीवन की गुणवत्ता होगी, माँ बाप के पास भी पैसा होगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो एक बड़ी जनसंख्या के पास ये दोनों नहीं है, तो जनसंख्या और गरीब हो जाएगी। क्लियर हो गया? यहां तक बातें क्लियर हुई? ठीक, बताओ। रुचि अग्रवाल क्या बोले बेटिया? साक्षी मौर्य ठीक, आगे बात समझ में? तो असमानता बड़ी बढ़ाई है इस पूंजीवाद में। इसे कोई दिक्कत हो बताओ? अब पूरी दुनिया में असमानता बढ़ी है। इस असमानता के हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम यही कर सकते हैं कि सरकारें वेलफेयर प्रोग्राम चला रही हैं, हम समावेशी विकास का मॉडल ला रहे हैं, धीरे धीरे असमानताएं कम होंगी। एक पूछ रहे हैं सर ये सब नोट्स कैसे करें? तो आपको कुछ नहीं नोट्स करना, हम ये आपके लिए लिख करके लाते हैं ताकि आपका टाइम बने बचे। क्लास के बाद जिसको मन करे वो नोट्स कर लेना, यही देख देख करके। कई लोग तो क्लास में भी नोट्स कर लेते हैं, आपके पास बने बनाए नोट्स पहुंचते हैं। ठीक, पूजा करिए सर मुझे 1% वालों में जाना है। हाँ, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अब अगली बात, पूंजीवाद का अगला नुकसान होता है कि पूंजीवाद पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। पूंजीवाद सर पर्यावरण को बहुत नुकसान, कैसे? ठीक, समझना कैसे भैया? देखो पूंजीवाद में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, और पूंजीवादी कंपनियां क्या कहती हैं? भैया हमें तो सिर्फ क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए। क्या चाहिए? लाभ चाहिए। ठीक, पूंजीवाद क्या कहता है? लाभ चाहिए, किसी भी कीमत पर लाभ चाहिए। यह पूंजीवाद का बहुत बुरा पक्ष है। लाभ हमेशा सही कीमत पर होना चाहिए, किसी भी कीमत पर लाभ नहीं होना चाहिए। लाभ हमेशा सही कीमत पर होना चाहिए। कई लोग कहते फिरते हैं आपसे कि सफलता किसी भी कीमत पर मिलनी चाहिए। जी नहीं, सफलता हमेशा सही कीमत पर मिलनी चाहिए। मैंने कई शिक्षकों को यह कहते हुए सुना है कि किसी भी कीमत पर सफलता। जी नहीं, यदि किसी भी कीमत पर सफलता को आप जस्टिफाई करने लगेंगे तो मान लो कोई डकैत है, किसी के घर में जाकर डकैती कर लिया, तो डकैत तो कहेगा भाई हम तो सफलता मिल गई। कोई चोर है, चोरी कर लिया, वो कहेगा हम सफलता मिल गई। कोई आतंकवादी आरडीएक्स बांध के घूम रहा, बम फोड़ दिया, कहेगा हमको तो सफलता मिल गई। याद रखिएगा, सभ्य समाज में सही कीमत पर सफलता चाहिए, किसी भी कीमत पर सफलता नहीं चाहिए। यही हाल पूंजीवाद ने पर्यावरण के साथ किया। पूंजीवाद कहता है लाभ 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 लाभ, प्रॉफिट लाभ, प्रॉफिट लाभ, प्रॉफिट लाभ। एक बच्चा लिख रहा है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, ये उचित नहीं है। बस शाबाश, इससे घटिया कोई मुहावरा हो ही नहीं सकता जहां यह कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वार। अच्छा नहीं भैया, युद्ध का भी धर्म होता है और प्रेम के भी नियम होते हैं। याद रखिएगा, हम भारत के रहने वाले लोग हैं। युद्ध का भी धर्म होता है, युद्ध में सब कुछ जायज नहीं हो सकता। आप पढ़ोगे हमारे ग्रंथ, हमारे यहाँ तो युद्धों में, हमारी मूल संस्कृति में युद्धों में स्त्री और बच्चों पर हाथ नहीं लगाया जाता था। सेनाएं युद्ध लड़ती थी, किसान पर आक्रमण नहीं किए जाते थे, नगरों को नहीं जलाया जाता था। हमारी भारत की मूल संस्कृति में था। आज भी संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध के गाइडलाइन जारी किए हैं। आज भी केमिकल वार की इजाजत नहीं, किसी भी युद्ध में सब कुछ जायज नहीं। युद्ध का भी धर्म है, प्रेम की भी मर्यादाएं हैं। प्रेम हमेशा मर्यादित होना चाहिए, मर्यादा से इतर प्रेम नहीं होना चाहिए। और आप लोग भी ये बात मेरी गांठ के रखना, अपनी किताब में लिख लेना, अपनी दीवार पर टांग लेना कि युद्ध का भी धर्म होता है, प्रेम की भी मर्यादाएं होती हैं। इसलिए युद्ध करना धर्म, धर्मोचित युद्ध करना, प्रेम करना तो मर्यादित प्रेम करना। समझ में आ गई बात? प्रेम करना तो मर्यादित प्रेम करना, युद्ध करना तो धर्म से प्रेरित युद्ध करना, मानवीय युद्ध करना। और धर्म युद्ध का मतलब ये नहीं है कि एक धर्म की लड़ाई। धर्म युद्ध का मतलब है भारत में धर्म को नैतिकता से लिया गया है। आप सभी युद्ध में हैं, आप सभी युद्ध में हैं, आप सभी अपने जीवन का युद्ध लड़ रहे हैं। इस जीवन के युद्ध में हमेशा नैतिक रहना, यही है धर्म से प्रेरित युद्ध। कभी अनैतिक मत होना। आपको बिलियनियर बनना है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना, अपने श्रम से बनो, अपने मेहनत से बनो। इस बनने के लिए युद्ध करो। किसी का नुकसान करके करोड़पति अरबपति मत बनना, हमेशा नैतिक बनना। जब हम कहते हैं कि युद्ध का भी धर्म होना चाहिए, युद्ध भी धर्म से प्रेरित होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी युद्ध हो, कोई भी जीवन का युद्ध हो, किसान भी खेत में हल चला रहा है तो युद्ध ही लड़ रहा है, विद्यार्थी आप लोग पढ़ रहे हो युद्ध ही लड़ रहे हो, तो वो नैतिकता से प्रेरित होना है। और प्रेम जब भी हो तो मर्यादित होना चाहिए। समझना बात को? तो यही हाल कुछ पूंजीवाद का है।
कंपनियां सिर्फ प्रॉफिट चाहती हैं और इस प्रॉफिट के चक्कर में उन्होंने जल का दोहन किया, जंगल का दोहन किया, जमीन का दोहन किया, वायु का दोहन किया और आज मानव जाति ग्लोबल वार्मिंग के उस मुहावरे पर खड़ी है जहां उसका जल भी संकट में है, जहां उसका जंगल भी संकट में है, जमीन भी संकट में है, वायु भी संकट में है। और जब जल, जंगल, जमीन, वायु सब संकट में रहेगी तो मानव भी सुरक्षित नहीं रहेगा, मानव का अस्तित्व भी संकट में रहेगा। आज मानव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अस्तित्व के मुहाने पर खड़ा है, ग्लोबल वार्मिंग उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद है। याद रखिएगा, पिछले 100 वर्षों में यदि साइंस टेक की इतनी तरक्की हुई जितना मानव जाति के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, तो इसका श्रेय तो पूंजीवाद को जाता है। लेकिन पिछले 100 वर्षों में पर्यावरण का जितना नुकसान हुआ है उतना नुकसान पिछले 2000 वर्षों में नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार भी पूंजीवाद है, इसका जिम्मेदार भी पूंजीवाद है। समझ में आ रही बात? अनु कदम क्या लिख रहा है बच्चा? नंदलाल चौहान, वैश्वी, विश्वा, मिर्जा खान। बच्चा लोग समझ में आ गई बात? अभी तो इकोनॉमी शुरू हुई है, इकोनॉमी की क्लास जब तक खत्म होगी पूरा दिमाग का आपका ताना बाना खुल चुका होगा। फिर आप खुद अपने आप में परिवर्तन महसूस करोगे, अपनी सोच में परिवर्तन महसूस करोगे, अपने विचार में परिवर्तन महसूस करोगे, अपने आचरण में परिवर्तन महसूस करोगे। अभी हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली क्लास तो शुरू ही नहीं की, बस करने वाले हैं, एक आध क्लास और हो जाए, ठीक है? अभी थोड़ा मैं एक दो टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ा लूं ताकि एक तरफ आंसर राइटिंग सेशन शुरू करूंगा, दूसरी तरफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट शुरू करूंगा। आप जो भी हैं भीतर से मैं आपको बदलूंगा, बदलने की कोशिश करूंगा, आपको एक सही और सार्थक इंसान बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यही मेरा धर्म है। शिक्षक का धर्म सिर्फ इतना ही नहीं है कि विद्यार्थी को पढ़ाए और इंफॉर्मेशन रटा दे। शिक्षक का धर्म है कि अपने विद्यार्थी में एक बेहतर चरित्र का निर्माण कर सके, एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर सके, उसके ज्ञान और व्यक्तित्व को इस कदर ढाल दे कि जीवन की किसी भी परिस्थितियां आए उसका विद्यार्थी बेहतर परफॉर्म कर ले, जीवन का कोई संकट आए तो उसका विद्यार्थी उससे लड़ ले। यह हर शिक्षक का धर्म है। मैं हर शिक्षक से इस धर्म का पालन नहीं करवा सकता, लेकिन मुझ में जितनी कुवत है इस धर्म का पालन मैं करता हूं। सिर्फ आपको पूंजीवाद, समाजवाद और इकोनॉमी ही नहीं पढ़ाऊंगा, आपको कुछ जीवन के पाठ भी पढ़ाऊंगा, आपको कुछ तैयार करने की कोशिश भी करूंगा, आपको कुछ गढ़ने की कोशिश करूंगा, ताकि भविष्य में जीवन में जैसी भी परिस्थितियां हो आप विजेता हो। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया है ना? ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक, आप जहां हो, जिस मोड़ पर हो, जिस घर में हो, जिस स्कूल में हो, जिस खेत में हो, जिस खलिहान में हो, वहां मैं पहुंचूंगा आपके पास। पहुंचने का मतलब आपकी मानसिकता तक पहुंचूंगा। दुनिया के हर शिक्षक का धर्म है कि अपने विद्यार्थी को पढ़ाने के साथ साथ अपने विद्यार्थी में चरित्र निर्माण पर काम करें, ताकि जीवन की किसी भी परिस्थितियों के साथ वो समायोजन बिठा सके, वो विजेता बन सके। अभी तो आप लोगों का जीवन शुरू होने वाला। समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, प्रशासन में, कहीं भी आप जाएं, आपकी एक खनक हो, आपका एक रुतबा हो, आप उस व्यवस्था से को बदल सके। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? बताया जाए तो ये रहा पर्यावरण को नुकसान, और आखिरी नुकसान समाज को भी। एक नुकसान, थोड़ा देखो चेक नहीं चल रहा है, एक नुकसान समाज को भी। नुकसान किसको है? समाज को। समाज को नुकसान कैसे है? थोड़ा तुम लोग बताओ मुझे तो, समाज को नुकसान कैसे है? बताया जाए, समाज को नुकसान कैसे है? कहां गए सब? ये मेरे वाले कमेंट बॉक्स में दिख ही नहीं रहे हैं। देखो, समाज को नुकसान कैसे है? कैसे भाई समाज को नुकसान? समझाते हैं इसे। ये जो हमारी पूंजीवादी व्यवस्था है, इसमें जो हमारी कंपनियां होती हैं, यह लाभ के लिए काम करती हैं। किसके लिए लाभ करती हैं? लाभ के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती हैं? तो लाभ के लिए काम करती है। अपने उत्पादों को बेचने के लिए विज्ञापन देती हैं। क्या देती हैं? विज्ञापन देती हैं। रचित भाई चाय पिलवाई बढ़िया। क्या देती हैं? विज्ञापन देती हैं। ठीक, ठीक। और ये जब विज्ञापन देती हैं तो ये विज्ञापन समाज की मन स्थिति को बदल देता है, पूरे के पूरे समाज की मन स्थिति को बदल देता है। मैं एक दो एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं कैसे बदलता है। इस पूंजीवाद के विज्ञापनों ने जो सबसे ज्यादा नुकसान किया है वह हमारी स्त्री का किया है, हमारी नारी का किया है। पूरी की पूरी नारी को देह बना दिया है सर, पूरी की पूरी नारी को देह बना दी। कैसे? ठीक, और नारी देह बन गई, नारी इस बात पर ही खुश है, उसे पता ही नहीं चला समाज का मनोविज्ञान बदल गया। आप देखते होंगे, क्या देखते होंगे, एक लड़का लड़की बेंच पर बैठे हैं, दूसरा लड़का आ जाता है, ब्रश करके आया है, आता है बेंच पर बैठता है, मुंह खोलता है, लड़की उस लड़के को धक्का देती है, उस लड़के से चिपक जाती है, बीच में लिख दिया जाता है क्लोजअप। देखोगे ना, क्लोजअप क्या लिख दिया जाता है? क्लोजअप। ये ऐड देखे हो? ऐड देखे हो कि नहीं देखे हो आप लोग? क्लोजअप। परफ्यूम का ऐड आता है, पुरुष परफ्यूम लगा करके ऐसे घूम रहा है, भाग रहा है, पीछे पीछे लड़कियां भी भाग रही है। यार देखो ना, एक लड़का स्कूल में जाता है, परफ्यूम लगा जाता है, सारी लड़कियां उसके पीछे पीछे भाग रही है। एक कोई बाइक लेकर के आया है, बहुत ऊंची सी बाइक है, बाइक लेकर रुकता है, तो लड़की देखती है, जाकर के उसकी बाइक पर बैठ जाती है ना?
सच है ना? कोई पुरुष चल रहा है तो उसके बनियान का ये दिख रहा है, लोगो दिख रहा है कि फला कंपनी का बनियान दिखा, लड़की खुश होकर के लिपट जाती है। ये विज्ञापन कहते क्या है? ये विज्ञापन यही तो कहते हैं ना कि मंजन करो, लड़की पटाओ, परफ्यूम लगाओ, लड़की पटाओ, क्रीम लगाओ, लड़की पटाओ, बाइक चलाओ, लड़की पटाओ, कोका कोला पियो, लड़की पटाओ। ये कहते हैं ना विज्ञापन कि जो हमारी महिलाएं हैं या सिर्फ वस्तु देकर के आकर्षित होती हैं। कहते हैं ना कि बढ़िया बाइक ले आओगे, लड़की पीछे पीछे भागेगी, बढ़िया बनियान पहन लोगे, लड़की पीछे पीछे भागेगी, क्रीम पाउडर लगा लो। क्या सच है? ये पूरा हिंदुस्तान की जो बुनियाद खड़ी है ना, पूरी दुनिया की जो बुनियाद खड़ी है ना, ये हमारी महिलाओं की त्याग और तपस्या से खड़ी है। हर घर के चलने के पीछे उस घर की महिला की त्याग और तपस्या है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बच्चियां सिर्फ वस्तुओं के आकर्षण के पीछे नहीं भागती हैं। उनमें त्याग है, उनमें दया है, उनमें ममता है, उनमें प्रेम है, उनमें संस्कार है। जो मुल्क कभी चिल्ला चिल्ला करके कहा करता था कि यत्र नारीस्त पूजते रमन्ते तत्र देवता, आज वही मुल्क कह रहा है मंजन लगाओ, लड़की पटाओ, परफ्यूम लगाओ, लड़की पटाओ। क्यों कह रहा है? और हम सब देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उसी ब्रांड का जाके खरीद भी रहे हैं। यानी हमारी नारी से चिंतन मार दिया, हमारी नारी से त्याग मार दिया, हमारी नारी से संस्कार मार दिया। आज हमारी नारी सिर्फ पुरुष के देह के आकर्षण में बैठी हुई है। अच्छी लड़की कौन? तो सुंदर। अच्छी लड़की कौन? तो मॉडल। अच्छी लड़की कौन? तो गोरी। तो फेयर एंड लवली लगाओ, 5 सप्ताह में खिले दिखने नजर आओ। पूरा देश फैशन के पीछे भाग रहा है। तो फिर ये बेटियां क्या कहलाएंगी जो अपने परिवार से विरोध करके पार्ट टाइम जॉब करके अपना काम करके पढ़ाई लिखाई कर रही है? कोई आईएएस बन रही है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई इंजीनियर बन रही है, कोई कलेक्टर बन रही है, कोई साइंटिस्ट बन रही है, कोई स्पेस में जा रही है, कोई मेडिसिन ला रही है, कोई बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देख रही है। उनकी कहानी तो कहीं नहीं कही जाती। उनकी कहानी तो कहीं नहीं कही जाती। स्त्री मतलब देह, स्त्री मतलब आकर्षण, स्त्री मतलब उत्तेजना। क्या है स्त्री की पहचान? पूरी पूरी सभ्यता की बुनियाद खड़ी है इन हमारी स्त्रियों के आधार पर। स्त्री ना रहती तो ये संसार इतना खूबसूरत ना होता। वैसे भी जो भी संसार में खूबसूरती बची हुई है इन स्त्रियों के कारण ही बची हुई है। लेकिन पूंजीवाद ने अपना सामान बेचने के लिए कार बेच रहे हैं, बगल में लड़की खड़ा कर देंगे। कभी गौर से देखना, कार का ऐड आता है, उसके बगल में लड़की खड़ा कर देंगे, कम कपड़ों वाली, पूरी की पूरी स्त्री को देह बना करके। यह पूंजीवाद का सबसे बड़ा, पूरे के पूरे समाज की मनस्थिति को बना हमारी स्त्री देह बनी। कविता में कहीं पढ़ा भी था कि खुले खुले बदन पर साबुन की झाग हो गई और पान पराग हो गई। बुनियाद थी हमारी, लेकिन प्रदर्शित क्या किया इन पूंजीवादी विज्ञापनों ने? लिफ्ट में लड़की जा रही है, कोई पुरुष परफ्यूम लगाया, उससे लिपट गई, मतलब लड़की लिपटने के लिए बनी है। ये तो नहीं दिखाते हैं जो हमारा कोविड वैक्सीन बनी, जो कोवैक्सीन बनी थी, उसको लीड करने वाली उस टीम के लीडर में आपको आश्चर्य होगा। भारत की सभी बेटियां इस पर गर्व करें और जो लोग सुने वो भी इस पर गर्व करें। जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था तो इस दुनिया को सिर्फ एक ही चीज चाहिए था, वैक्सीन। हम तो सुबह सुबह अखबार उठाते थे, ढूंढते थे, कुछ वैक्सीन पर प्रोग्रेस रिपोर्ट आई। 1 साल के भीतर इस दुनिया में वैक्सीन आया और वैक्सीन ने ही दुनिया को बचाया, नहीं तो सब लोग अपने घर में बैठ करके कब तक जिलेबी तलते। कोरोना बहुत देर की बात हुई, आपने लॉकडाउन देखा था। वैक्सीन ना होता तो लॉकडाउन ओपन नहीं होता। आपको ये पता है कि वैक्सीन बनाने वाली और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, रिसर्च से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग टीम में 70% महिला सदस्य थी। 70% महिला सदस्य थी साहब जी, 70% महिला सदस्य थी। वे अपनी लेबोरेटरी में सीधे कोरोना के वायरस से लड़ रही थी, अपने घर का काम करते हुए, पति का ख्याल रखते हुए, बच्चों का ख्याल रखते हुए, घर की जिम्मेदारियां उठाते हुए 8 घंटा पीपीटी किट पहन करके सीधे लेबोरेटरी में कोरोना से लड़ रही थी, मौत से लड़ रही थी। 70% महिलाएं थी पूरी टीम में। लेकिन क्या कभी पूंजीवाद ने दिखाया? नहीं। पूंजीवादी तो सिर्फ मिस इंडिया दिखाते हैं, मिस यूनिवर्स दिखाते हैं। उनको दिखाते हैं परफ्यूम लगा के लड़का जा रहा है, लड़की पीछे पीछे भाग जा रही है, मतलब महिला में कोई क्रिएशन ही नहीं है, महिला सिर्फ ऐसे आकर्षण के पीछे भागती है। यह है स्त्री को उसके मूल रूप में न ला करके इन पूंजीवादियों ने क्या किया, इन समस्त ने क्या किया कि स्त्री को देह के रूप में बाजार में प्रदर्शित कर दिया। समझ में आ गई बात? बाजार में प्रदर्शित कर दिया, यही किया। यह पूंजीवाद का सबसे बड़ा नुकसान था जो हमारे महिलाओं के खिलाफ। दूसरी तरफ टेलीविजन पर क्या देख रहे हैं? किसी को प्रेम हो जाता है तो भी दारू पी लेता है, किसी का दिल टूट जाता है तो भी दारू पी लेता है। अब किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो ही घटना होगी, वो उदास है तो भी पी रहा है, खुश है तो भी पी रहा है। दारू पीना एक ब्रांड की तरह प्रदर्शित किया गया। आज हमारी नई पीढ़ी को देखिए, पूरी की पूरी पीढ़ी अल्कोहलिक हो गई है। ये पीढ़ी अल्कोहलिक हुई कहां से? क्योंकि पूंजीवाद की बड़ी बड़ी कंपनियों को दारू बेचना था, अल्कोहल बेचना था। समाज में आज के 25 साल 30 साल 40 साल पहले जितने दारू पीने वाले लोग थे आज उससे बहुत अधिक है। पूरी की पूरी 10वीं 12वीं बीए पार्ट 1 बीए पार्ट 2 बीए पार्ट 3 लड़के लड़कियां ड्रिंक करते जा रहे हैं। इनके दिमाग में ड्रिंक आया कहां से? बर्थडे मनाना है तो दारू पीना कहां से आया? क्योंकि दिन रात इन्होंने धारावाहिक देखा है, सिनेमा देखा, विज्ञापन देखा है। सिनेमा में बर्थडे मनाते हैं तो भी चीयर्स करते हैं, दिल टूटता है तो भी चीयर्स करते हैं, बड़े होते हैं चीयर्स करते हैं, छोटे होते हैं तो भी चीयर्स करते हैं। क्यों? पूरा समाज अल्कोहलिक हो गया विज्ञापन चलने। और इससे हो क्या रहा है? कंपनियों का दारू खूब बिक रहा है। पता चला जो शराब बनाने वाली कंपनी का मालिक वो दारू पीता ही नहीं है। एक तो शराब बनाने वाली ओल्ड मांग, मैं बड़ी मजेदार चीज बता रहा हूं, भारत में सर्वाधिक बिकने वाली जो अल्कोहल है, रम है, ओल्ड मांग है। ओल्ड मांग है। जो ओल्ड मांग कंपनी का मालिक है वो ड्रिंक नहीं करता, वो अल्कोहल नहीं लेता है, लेकिन वो तो हजारों लाखों करोड़ की दारू बेच देता है। कुछ नहीं करना था, बस ड्रिंक करना फैशन बना देना था। पूंजीवाद के विज्ञापनों ने ड्रिंक करने को फैशन बना दिया, खूब बिक रहा है। पूरी की पूरी पीढ़ी अल्कोहलिक होती है। तंबाकू, जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, मतलब ऐसे गुटखा फाड़े, बोलो जुबा केसरी, लगता है जैसे मतलब स्वर्ग के देवता उतर आए हैं। फाड़ फाड़ करके जुबा केसरी पूरा दांते लाल कर लिया है, खा खा करके पूरा दांते लाल कर। उन्होंने तो टीवी पर देखा इसे फाड़ते हैं और इसे केसर ऐसे मांगता है जुबा केसरी, पूरा माहौल स्वर्गिक है।
बेचारा हमारा गांव शहर का आदमी खरीद करके खा रहा है, उसका पूरा मुंह लाल पड़ा हुआ है, कैंसर पेशेंट हो जा रहा है वो। फैशन, कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स। आप कभी गौर कीजिएगा, कभी संडे को आपके घर में पेपर आता है तो उसका विवाह का विज्ञापन खोलिएगा। यह है अर्थशास्त्र, यह पूंजीवाद। विवाह का विज्ञापन खोलिएगा, आप सारे लोग करना, बच्चों बच्चियों करना। उसमें विवाह के विज्ञापन में जितना विज्ञापन में दिखेगा आपको लिखा होगा, गोरी, सुंदर, गृह कार्य में दक्ष, स्मार्ट बहू चाहिए। यानी सबको दो चीज चाहिए, सुंदर, गोरी। ये सुंदर और गोरी यहां कितना आ गया, जानते हो कहां से आ गया? जानते हो आप लोग, भारत की जो स्थिति है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, उसमें कोई मिल्की व्हाइट आदमी नहीं हो सकता है, उसमें हमेशा सांवला आदमी हो सकता है। इसलिए भारत का सभी भगवान सांवला है, राम भी सांवले, कृष्ण भी सांवले, सब भगवान सांवले हैं। भारत में मिल्की व्हाइट लोग नहीं हो सकते हैं। लेकिन पूंजीवाद में बड़ी बड़ी कंपनियों ने कहा कि ये जो सांवलों का देश है, इन लोगों के दिमाग में ये फिट कर दिया जाए, पूरे समाज की मनस्थिति में ये फिट कर दिया जाए कि अच्छी लड़की वह जो सुंदर हो और सुंदर वह जो गोरी हो, अच्छा लड़का वह जो सुंदर हो, सुंदर वह जो गोरी हो। तो लड़के में थोड़ा कम, लड़कियों में ज्यादा हो गया, सब जगह फिट गया। यानी अच्छी लड़की कौन? जो सुंदर, सुंदर कौन? जो गोरी। तो जब सांवली, भाई हमारी भूगोल कहता है हमारी लड़कियां मिल्की व्हाइट होगी नहीं, अंग्रेज जैसी होंगी नहीं, लेकिन हर पूरा समाज अंग्रेज जैसी लड़की खोज रहा है। फिर पूंजीवाद कहता है फेयर एंड लवली लगाइए, 5 सप्ताह में खिले निखरे नजर आइए, ये क्रीम लगाइए, वो क्रीम लगाइए, ये कॉस्मेटिक लगाइए, वो कॉस्मेटिक लगाइए। इन सब ने किया क्या है? जिस उम्र में लोगों को, मिडिल क्लास को अपने भीतर हुनर भरना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, थोड़ा दौड़ना चाहिए, थोड़ा खेलकूद करना चाहिए, कोई स्किल करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, उस उम्र में सालसा डांस सीख रहे हैं तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रीम पाउडर पोत रहे हैं। ये सब क्यों हुआ? समाज की मनस्थिति में सुंदरता कहां से फिट हो गई? वो भी भौतिक सुंदरता, चेहरे की सुंदरता कहां से फिट हो गई? समाज की मनस्थिति में तो आचरण हुआ करता था कि अच्छा व्यक्ति कौन? जो सत्य बोले। अच्छा व्यक्ति कौन? जो मर्यादित हो। अच्छा व्यक्ति कौन? जो पेड़ लगाए, तालाब लगाए, पानी कम गंदा करे। अच्छी लड़की कौन? जो पढ़ी लिखी हो, न्यायचित हो, संस्कारित हो, जिसके पास शिक्षा हो, ज्ञान हो। अब हो गया उल्टा, अब हो गया उल्टा। सब गोरा बनने के लिए परेशान है। सब गोरा बनने के लिए परेशान है। कोई ऐसे बाल कटवा रहा है, कोई ऐसे बाल कटवा रहा है, कुछ कर रहा है। ये सबके पीछे पूंजीवाद। भाई इतना प्रकार के बाल क्यों कटवा रहा है? दुनिया भर का उसे उस्तरा बेचना है, दुनिया भर का उसे कैंची बेचना है। पहले कहा, पहले कहते हैं घुंघराले बाल का फैशन चलता है, तो सब लोग जाकर के पार्लर में घुंघराले बाल करवाते हैं। फिर सब कहते हैं सीधा बाल का फैशन चलता है। हम तो आज भी 20 रुपया देकर के दाढ़ी बाल कटवा लेते हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि कहाँ 20 रुपया वाले किया जाते हैं, तो मैं कहता हूं मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। तुम लोग जो 200 रुपया एक बार दाढ़ी और बाल कटवाने का दे करके आए हो ना, तुम लोग सब विज्ञापन के फेरा में पड़े हुए हो। हम तो इस सड़क के किनारे, हमारे एक भैया सड़क के किनारे दुकानदार है, छोटी सी दुकान लगाए, ईंटा बिछा के दिन हमारा काट वोट देते हैं। ठीक ठीक, समझ में आ गई बात? तो कॉस्मेटिक्स, फास्ट फूड इतना प्रचार कर दिया कि बर्थडे है तो पिज्जा ही खाना है, बर्गर ही खाना है। अब तुम लोग तो कॉलेज वाले लोग डेट पर भी जाते होगे तो पिज्जा ही और बर्गर ही खाते होगे। पिज्जा बर्गर का रोटी ही तो है। लेकिन मतलब सोचो, दुनिया में सर्वाधिक प्रकार का फूड भारत में है, और फिर भी भारत का अपना फूड नहीं बिक रहा, पिज्जा बर्गर बिक रहा है। इतना प्रचार कर दिया गया बर्गर खा करके। एक मैंने एड देखा, व्यक्ति बर्गर खा रहा है, लड़की देख करके ललचा रही है, उसको भी खिला दिया गया, हो गया मामला सही। फास्ट फूड परिणाम क्या निकला? मोटापा, कैंसर। ठीक, ये सारी चीजें पूंजीवाद के नकारात्मक पक्ष है। ठीक, तो आप लोगों ने पूंजीवाद समझा, पूंजीवाद के लाभ समझा, सकारात्मक पक्ष समझा, नकारात्मक। बताओ सब समझ में आ गया? हमारा यूट्यूब वाला विद्यार्थी सब कहाँ गया भाई? क्या सब कर रहा है? अच्छा, हनु क्या करे? ये पार्टी तो बनती है, किस बात की तुझे पार्टी चाहिए? अच्छा देखो देखो, इतना समझाया और हमारा विद्यार्थी सब इतना बदमाश है, हमसे सब पार्टी भी मांग रहा है। कह रहा है गुरुजी पिज्जा पार्टी चाहिए, और डंडा लेकर के आते हूं। अश्विनी ठाकुर, अच्छा ये रजनीश यादव है, इसका अलग, इस भाई का अलग दर्द है। कह रहा है सर विज्ञापनों में लड़की पटाने क्यों वरीयता दी जाती है, लड़का पटाने वरीयता क्यों दी जाती है, क्यों नहीं दी जाती है? अरे भैया जो खास होता है उसी को आदमी आकर्षित करना चाहता है ना। ठीक, सब क्लियर है बच्चा लोग? अच्छा, हनु का एक पीडीएफ चैनल नेम है, अपना असली नाम बताओ। वाह, क्या चलती है? टॉपिक जब हो जाए तो आपका नया सेशन शुरू होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशन। तीसरे टॉपिक का इंतजार नहीं करूंगा, मैं कल से ही करूंगा। मैं आपको सिर्फ इकोनॉमी नहीं पढ़ाऊंगा, आपको बदलूंगा, और इसके लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। देखते हैं आप लोग मेरा कितना सहयोग करते हैं, क्योंकि शिक्षक का उत्तरदायित्व सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं होता है। शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है अपने विद्यार्थी के चरित्र में एक महान चरित्र का निर्माण कर देना, एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर देना, ताकि वो जीवन के किसी भी युद्ध के मैदान में खड़ा हो तो नैतिकता से लड़े, मर्यादा से लड़े और जीते। इतनी क्षमता हो कि जीते। एक कविता है ना, तू भी है राणा का वंश, फेंक जहां तक भाला जाए। तो विद्यार्थी के हाथ इतने मजबूत होने चाहिए। बताओ भाई।
अश्विनी, और जब इकोनॉमी पढ़ लोगे तब मैं आपसे पूछूंगा, देखना दिमाग कितना खुलता है, क्योंकि मूल चीज इकोनॉमी ही है, क्योंकि दुनिया इसी से चलती है। एक गाना सुने हो तुम लोग ना, कि ये दुनिया है बाजार की पैसा बोलता है, ये गाना किसने किसने सुना है? अंशुल क्या कर रहा है? अंशुल उपाध्याय सर, आप सनी देओल, राइट, हमको सनी देओल मत बनाओ, मैं तुम लोगों का शिक्षक हूं, और दुनिया में मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है कि मैं शिक्षक हूं। मैं तुम लोगों का गुरुजी हूं, बस यही बनाओ, और याद रखना शिक्षक और गुरु का महत्व इससे बढ़ता है कि उसके विद्यार्थी क्या है, तो तुम लोग खुद बन जाओ, मेरा महत्व बढ़ जाएगा, ठीक ना? ये गीत सुने हो ना, कि दुनिया है बाजार की पैसा बोलता है, सुना है ना तुम सब? ये सब का बदमाशी कर रहा है। चलो, तो ये रहा पूंजीवाद। अब आइए, दुनिया में एक विचारधारा आई, पूंजीवादी विचारधारा, पूंजीवाद आया, ठीक। इस पूंजीवाद का विरोध करने के लिए, पूंजीवाद का विरोध करने के लिए, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, पूंजीवाद का विरोध करने के लिए, पूंजीवाद से लड़ने के लिए आया साम्यवाद, उसके बाद साम्यवाद थोड़ा और विकसित हुआ, थोड़ा और निखरा, तो आया समाजवाद, ठीक। दमयंती क्या कर रही हैं? दमयंती जी, दमयंती नाम बहुत बढ़िया लगता है। तो आओ साथियों, चलते हैं अब साम्यवादी विचारधारा में बहुत क्रांति वाली बात मिलेगी। छवि करे इकोनॉमी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है। अब देखो, यहां हमने पूंजीवाद के आर्थिक पक्षों पर ही बात की है, ठीक ना? हम इकोनॉमी में पूंजीवाद पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में पूंजीवाद नहीं पढ़ रहे। पॉलिटी वाले गुरुजी अपना पॉलिटी में पूंजीवाद पढ़ाएंगे। हिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे पूंजीवाद आया कहां से, पैदा कहां से हुआ, जन्म कहां से हुआ। हमने पूंजीवाद को आज के संदर्भ में पढ़ाया है, इसलिए सारे एग्जांपल आज के संदर्भ में दिए हैं। इकोनॉमी में आज के संदर्भ का पूंजीवाद पढ़ाया जाता है, ठीक ना? विशाल समझ गए, सानिया प्रवीण समझ गई, उमा समझ गई, एक अभी देखो, पढ़ो तो लोग, फिर सारे लोग सिर्फ इकोनॉमी पढ़ोगे। देखो हुआ क्या क्या भाई लोग, इधर देखो, पूंजीवाद आया। अब इतिहास में पढ़ाया जाएगा पूंजीवाद का उदय कहां से हुआ, कैसी परिस्थितियां बनी, कौन राज बना, सब इकोनॉमी में नहीं पढ़ेंगे। इकोनॉमी में जो आज का पूंजीवाद है उसको समझा दिया, इसलिए हमने एग्जांपल किसका दिया? हमने फेसबुक का एग्जांपल दिया, हमने व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया, हमने गूगल का एग्जांपल दिया, हमने जियो का एग्जांपल दिया। जब ये सब एग्जांपल आप एग्जाम में लिखोगे, एग्जामिनर कहेगा अरे वाह, ये तो आज की बात, आज के 200 साल पहले की बात नहीं, आज के 200 साल पहले की बात को आज से रिलेट कर रहा है, ये असली समझ रहा है, ठीक, ये असली समझ रहा है। समझ गए? तो आइए, साम्यवाद क्या हुआ? देखो हुआ क्या, साम्यवाद जिसे हम कम्युनिज्म भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिज्म भी कहते हैं, ठीक। देखो ऐसे पूंजीवाद आया तो हमने कहा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद को क्या कहा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसी प्रकार साम्यवाद आया, उसको हमने साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे, और इसी साम्यवाद एक छोटा पौधा है, बड़ा होकर के समाजवादी अर्थव्यवस्था में तब्दील हो जाए, ठीक। लोग कहते हैं कि पूंजीवाद के डायरेक्ट बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था आ गई थी। जी नहीं, पूंजीवाद के तुरंत बाद साम्यवादी अर्थव्यवस्था। समझना, अब कैसे आई बताता हूं, कहां से आई ये बताता हूं, और क्या है। देखो, तो आप कहोगे कि साम्यवाद की, इसको दो तरीके से समझाता हूं, टुकड़े टुकड़े। आप कहोगे कि साम्यवाद की विचारधारा आई कहां से? पूंजीवाद हुआ आया, औद्योगिक क्रांति आई यूरोप में, बड़े बड़े उद्योग लगे। पूंजीवाद के दौर में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति आई, बड़े बड़े उद्योग लगे, यही तो हुआ। सबसे पहले कौन आया? यूरोप में पूंजीवाद आया। यूरोप में जब पूंजीवाद आया तो औद्योगिक क्रांति हुई, बड़े बड़े उद्योग लगे। और ये जो बड़े बड़े उद्योग लगे, इन बड़े बड़े उद्योगों में पूंजीवादी क्या कहते थे? पूंजीवादी कहते थे कि किसी भी कीमत पर क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। किसी भी कीमत पर क्या चाहिए? पूंजीवादी क्या कहते थे? किसी भी कीमत पर क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। पूंजीवादी कहते थे कि किसी भी कीमत पर क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो जो बड़े बड़े उद्योग लगे, यहां के मजदूर बड़ी बुरी हालत में थे। पूंजीवाद में मजदूरों के काम के घंटे बहुत ज्यादा थे, मजदूरों की मजदूरी बहुत कम थी। जो मिलों के इन उद्योगों के मालिक थे वे बड़े अमीर लोग थे, और ये अमीर लोग मजदूरों का बहुत शोषण करते थे। सारा का सारा लाभ उद्योगपति ले जाते थे पूंजीवादी व्यवस्था में। सारा का सारा लाभ कौन ले जाते थे? उद्योगपति ले जाते थे इस पूंजीवादी व्यवस्था में। सारा मजा उद्योगपति मार रहे हैं। और इस दौर में, इस पूंजीवाद के दौर में हुआ क्या कि समाज में दो वर्ग बन गए थे। समाज में दो वर्ग बन गए थे। ये चित्र हम विभिन्न साइड से दिखा लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि इकोनॉमी समझ में आई गई। लोग कहते हैं कि इकोनॉमी कठिन है, बोरिंग है, तो आकर्षित बनाने के लिए और समझाने के लिए सब लगा देता हूं। यानी पहले आता है पूंजीवाद। पूंजीवादी व्यवस्था में बड़े बड़े उद्योग लगते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में जब बड़े बड़े उद्योग लगते हैं और पूंजीवादी व्यवस्था कहती है अधिक से अधिक लाभ कमाना है, तो मजदूरों को पकड़ पकड़ करके खूब काम करवाते थे, खूब बहुत कम पैसा देते थे, मजदूरों का खूब शोषण करते थे, और सारे लाभ कौन उठा लेते थे? सारे के सारे लाभ उद्योगपति, अमीर लोग उठा लेते थे। और उस दौर में हुआ क्या कि समाज में दो वर्ग बन गए थे। एक था गरीब मजदूरों का वर्ग, जो ये बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे थे, और दूसरा था अमीर फैक्ट्री मालिकों का वर्ग। यानी उस दौर में पूरे के पूरे समाज में दो वर्ग बन गए थे। एक था गरीब मजदूरों का वर्ग, दूसरा था अमीर फैक्ट्री मालिकों का वर्ग।
और यही उस दौर की सबसे बड़ी आर्थिक सामाजिक समस्या थी। यूरोप में पूंजीवाद सबसे पहले आया था और यही पूरे यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक और सामाजिक समस्या थी। यह अर्थव्यवस्था की भी सबसे बड़ी समस्या थी कि सारा का सारा लाभ एक ही वर्ग ले जा रहा था। यह समाज की सबसे बड़ी समस्या थी कि समाज में दो वर्ग थे। समाज में दो वर्ग थे, अर्थव्यवस्था में दो वर्ग थे। यह उस दौर की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या थी। एक गरीब मजदूरों का वर्ग था, एक अमीर फैक्ट्री मालिकों का वर्ग था। ठीक, और ये लोग खूब शोषण करते थे। ये जो अमीर फैक्ट्री मालिक थे, ये गरीब मजदूरों का बड़ा शोषण करते थे। इन गरीब मजदूरों के शोषण से दुखी होकर के उस समय एक व्यक्ति आया जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। उस समय एक व्यक्ति आया, यह व्यक्ति हैं जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। ठीक, जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। ये जर्मन दार्शनिक थे। कौन थे? जर्मन दार्शनिक थे। इन्होंने सबसे पहला जो अपना दर्शन जिसमें प्रकाशित किया था उसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 1848 में इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया था। तो फिलहाल आते हैं पुरानी बातों पर लौटते हैं। यानी अब यहां से आते हैं, अर्थात पूंजीवाद से औद्योगिक क्रांति आई, बड़े उद्योग लगे, मजदूर बुरी हालत में थे, काम के घंटे ज्यादा थे, मजदूरी कम थी, मिल मालिक अमीर लोग थे, मजदूरों का शोषण करते थे, सारा लाभ उद्योगपति ले जाते थे। उस दौर में समाज में दो वर्ग थे, अमीर फैक्ट्री मालिकों का वर्ग, गरीब मजदूरों का वर्ग। यह उस दौर की सबसे बड़ी आर्थिक और सामाजिक समस्या थी। मजदूरों की हालत इतनी बुरी थी, शोषण इतना ज्यादा होता था कि इसे देख करके ढेर सारे लोगों का मन द्रवित हो गया। और इन्हीं मजदूरों के बीच से एक व्यक्ति उभरा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक समाज की कल्पना की। कार्ल मार्क्स ने कहा, अपने लेखों में कहा कि जो समाज है ये ठीक नहीं है। तो कार्ल मार्क्स ने एक नए समाज की कल्पना की और कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक हम ऐसा समाज होगा भविष्य में जहां मालिक और मजदूर का अंतर नहीं होगा। कार्ल मार्क्स ने कहा कि आज के इस पूंजीवाद में जो मालिक और मजदूर का अंतर है वो नहीं होगा। कार्ल मार्क्स कल्पना कर रहा है कि मालिक और मजदूर का अंतर नहीं होगा। ठीक ठीक, कार्ल मार्क्स ने कहा कि हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जहां मालिक और मजदूर का अंतर नहीं होगा। सब मालिक हैं, सब मजदूर हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो खेत हो, चाहे जमीन हो, चाहे खान हो, चाहे उद्योग हो, इन सब के मालिक अमीर लोग नहीं होंगे बल्कि सारी जनता होगी। पूंजीवाद क्या कहता है? इन सब के मालिक प्राइवेट सेक्टर के अमीर लोग होंगे। कार्ल मार्क्स कहते हैं नहीं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके मालिक अमीर लोग नहीं होंगे, सभी जनता, सब मालिक हैं, सब बराबर, सब बराबर, कोई ऊंच नीच नहीं। साथ साथ कार्ल मार्क्स यही कहते हैं कि समाज में कोई वर्ग नहीं होगा, उच्च नीच का कोई वर्ग नहीं होगा, कोई मजदूर नहीं, कोई मालिक नहीं, छोटा बड़ा कोई वर्ग नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। कार्ल मार्क्स कहते हैं हम जो समाज की कल्पना करें उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके पास समान संपत्ति होगी। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सबके पास समान संपत्ति होगी, सबके पास कोई अमीर गरीब नहीं होगा। जब सबके पास समान संपत्ति होगी, भैया कोई अमीर गरीब कैसा, सब बराबर है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कोई पैतृक संपत्ति नहीं होगी, यानी कोई व्यक्ति जब मरेगा तो अपनी संपत्ति अपने बच्चों को नहीं देगा, वो संपत्ति समाज और राष्ट्र की होगी, समाज की होगी। कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, सब समाज की होगी। अर्थात कोई यह नहीं कह सकता कि यह खेत मेरा है या उद्योग मेरा है या घर मेरा है, सब समाज का होगा, किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं होगा। ठीक, सब कुछ समाज का होगा, सबके पास बराबर बराबर चीजें होंगी। एक ऐसे समाज की कल्पना कार्ल मार्क्स ने की। यानी कुल मिलाजुला करके कार्ल मार्क्स यह कहता है कि हर एक व्यक्ति सभी उद्योगों का, सभी संपत्ति का मालिक होगा। मान लीजिए, एग्जांपल लीजिए, हम अपने देश में कहें कि किसी के पास कोई प्राइवेट संपत्ति नहीं है, सब राष्ट्र की संपत्ति है, तो हम कह सकते हैं ना राष्ट्र हमारा है, सब हमारी संपत्ति है। लेकिन सिर्फ हम ये बात नहीं कर सकते हैं कि यह हमारी संपत्ति है, सभी लोग कहेंगे कि हमारी संपत्ति है। रेलवे सरकार की, रेलवे क्या लिखा रहता है? रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। ठीक, तो मार्क्स ने कहा कि हर एक, सभी उद्योग, सभी संपत्ति का मालिक होगा। किसी व्यक्ति की कोई एक संपत्ति नहीं होगी, सभी संपत्ति राष्ट्र की होगी, सभी संपत्ति सबकी होगी, सभी लोग सब चीज का मालिक होंगे। मार्क्स ने कहा सबको मुफ्त शिक्षा होगी, फ्री एजुकेशन सबको होगा, एक समान एजुकेशन होगा। मार्क्स ने कहा सबको मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, हेल्थ सबके लिए फ्री होगा, एक समान होगा। मार्क्स ने कहा कि कोई राज्य नहीं होगा, राज्य के अस्तित्व को मार्क्स ने स्वीकार कर दिया। मार्क्स ने कहा ये जो तुम कहते हो ये जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इंडिया है, चीन है, मार्क्स ने कहा नहीं, मूल शोषण की जड़ ये राज्य है, क्योंकि ये पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के पैसे से ये राज्य चलता है। जब तक राज्य रहेगा तब तक ये पूंजीवाद को बढ़ावा देगा, लोगों का शोषण होगा। ठीक, राज्य नहीं होगा। मार्क्स ने कहा राज्य नहीं होगा। तो लोगों ने पूछा राज्य नहीं होगा मार्क्स चाचा तो होगा क्या? उस समय भी लोग थे जिस तुम लोग हमसे पूछते हो, लोगों ने पूछा अरे मार्क्स चाचा राज्य नहीं होगा तो होगा क्या? तो मार्क्स ने कहा पूरी दुनिया मजदूरों की होगी और पूरी दुनिया के मजदूर एक होंगे। मार्क्स ने कहा कोई अलग अलग देशों से नहीं होगा, पूरी दुनिया मजदूरों की होगी और पूरी दुनिया के मजदूर एक होंगे, धरती के किसी कोने पर रहे तो भी। ये मार्क्स ने कहा था। बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगी, लेकिन सवाल था कि यह समाज कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ऐसा समाज? मार्क्स ने कह तो दिया कैसा होगा, ठीक, यह समाज बनेगा कैसे, कैसा बनेगा? ठीक, कैसे बनेगा ऐसा समाज?
भैया बताओ, मां से लोग पूछेंगे ना कि बाप चाचा बात तो सही कर रहे हो, पूरी दुनिया के मजदूर एक होंगे, पूरी दुनिया के मजदूरों की होंगी, सबको फ्री हेल्थ होगा, सबको फ्री स्वास्थ्य होगा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, किसी का शोषण नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंच नहीं होगा, सब बराबर सब बराबर सब बराबर। लोगों ने कहा चाचा बात तो सही है, ये दुनिया बनेगी कैसे, ये समाज बनेगा कैसे? बनेगा कैसे? बनेगा कैसे भाई? ठीक, तो मार्क्स ने कहा, जब लोग पूछे कि कैसे बनेगा समाज, तो मार्क्स ने कहा मैं बताता हूं कैसे बनेगा। मार्क्स ने कहा कि सारी दुनिया के मजदूर एक साथ आएंगे और क्रांति करेंगे, व्यवस्था को बदलेंगे और ऐसा समाज बनाएंगे। मार्क्स ने कहा कि पूरी दुनिया के मजदूर एक साथ आएंगे, क्रांति करेंगे, व्यवस्था बदलेंगे और ऐसा समाज बनाएंगे। समझना बात को? ठीक, मार्क्स ने कहा सभी मजदूर एक साथ आएंगे, क्रांति करेंगे, व्यवस्था बदलेंगे। और इसी बदलाव के लिए मार्क्स ने सारी दुनिया के मजदूरों का आह्वान किया और आह्वान करते हुए अपनी किताब द दास कैपिटल में मार्क्स ने लिखा, मार्क्स की बड़ी फेमस किताब है द दास कैपिटल, इस दास कैपिटल में मार्क्स ने लिखा कि मजदूरों तुम्हारे पास खोने के लिए तुम्हारी बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मार्क्स कहता है कि मजदूरों डरो मत, तुम्हारे पास खोने के लिए तुम्हारी बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, आओ क्रांति करो, बदलो ये दुनिया, बनाओ अपना संसार, ले लो अपना हक, ले लो अपना हुकूक, ले लो अपना हिस्सा। मार्क्स कहता है, मार्क्स कहता है कि कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुम डर रहे हो कि हम क्रांति नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे। अरे है क्या तुम्हारे पास? हाथों में पड़ी बेड़ियां ही हैं। क्या डर, क्या खोदोगे कि डर रहे हो? क्या खोदोगे कि डर रहे हो? मार्क्स ने कहा क्या खोदोगे कि डर रहे होगे जब तुम्हारे पास तुम्हारी बेड़ियों के अलावा कुछ खोने कोई नहीं। समझना। और याद रखना, वह व्यक्ति जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, उसके पास पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। मार्क्स ने कहा तुम्हारे पास तुम्हारी बेड़ियों को खोने के लिए कुछ नहीं है, अपनी किताब द दास कैपिटल में लिखा, आह्वान किया कि मजदूरों तुम्हारे पास तुम्हारी बेड़ियों के अलावा खोने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए डरो मत, आओ क्रांति करो, व्यवस्था बदलो, जो हमने समाज बनाया है बताया है वैसा समाज बनाओ। लेकिन यह सारी की सारी बातें एक कल्पना थी, एक यूटोपिया थी। यूटोपिया मतलब मन का संसार, जो धरातल पर नहीं था। मन का संसार, ये कल्पना थी, यूटोपिया। यूटोपिया मतलब तो मन ही मन सोच लिए हैं, जो व्यवहारिक नहीं हो रहा है। सारी की सारी बातें एक कल्पना थी, यूटोपिया थी। इस सारी बातों को ही मार्क्स का कम्युनिज्म कहा जाता है, इस सारी बातों को ही मार्क्स की कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था कहा जाता है, मार्क्स की समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लेकिन यह कभी धरातल पर उतर नहीं पाया। मार्क्स मर गया, मार्क्स अपने कम्युनिज्म को धरातल पर उतरते नहीं देख पाया। मार्क्स अपने कम्युनिज्म को धरातल पर उतरते नहीं देख पाया। लेकिन साम्यवाद ने समाजवाद के जन्म की पृष्ठभूमि तो बना दी। हमने क्या बना बताया था कि यह था पूंजीवाद, एक ये थी पूंजीवाद की विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा, ऐसे कर देते हैं। पूंजीवाद का विरोध करते करते आ गया साम्यवाद। साम्यवाद मार्क्स दे रहा है, देखो सैद्धांतिक तौर पर दे रहा है, एक नई इकोनॉमी मॉडल की कल्पना कर रहा है, एक नई आर्थिक मॉडल की कल्पना कर रहा है। समझना मेरी बात को? लेकिन इसका साम्यवाद या इसकी साम्यवादी अर्थव्यवस्था धरातल पर नहीं उतर पाई। लेकिन इस साम्यवाद ने ही समाजवाद के उद्भव की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इस साम्यवाद से ही समाजवाद का उद्भव, इस साम्यवाद से ही समाजवाद का उद्भव हुआ। कैसे कैसे हो गया भैया? तो बताता हूं, इस पर बताता हूं। मार्क्स ठीक ने अपने जीते जी तो कम्युनिज्म को धरातल पर उतरते नहीं देखा। मार्क्स मर गया, मार्क्स के बहुत सारे चेले हुए जिन्होंने मार्क्स के दर्शन से प्रेरित होकर के अपना जीवन ही मजदूरों के उत्थान में लगा दिया, पूंजीवाद के उत्थान में लगा दिया। मार्क्स के दर्शन से प्रेरित हुआ था एक व्यक्ति था लेनिन। ठीक ठीक, लेनिन ने रूस में क्रांति कर दी और रूस का राजा हुआ करता था जार। जार की सत्ता को उखाड़ फेंका, जार की सत्ता को उखाड़ फेंका, और इसे ही कहा जाता है रूस की क्रांति, जो 1917 में हुई। यानी मार्क्स तो अपने जीवन काल में कुछ नहीं देख पाया। ठीक, मार्क्स अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं देख पाया, लेकिन मार्क्स के दर्शन से प्रेरित और प्रभावित थे लेनिन। मार्क्स मर गया, उसके सैकड़ों साल बाद लेनिन ने रूस में क्रांति कर दी और जार की सत्ता को उखाड़ा। और जो लेनिन ने रूस में क्रांति कर दी, जब लेनिन ने रूस में क्रांति की तो रूस में कम्युनिस्ट विचारधारा को लागू किया, यानी जो मार्क्स की आर्थिक विचारधारा थी उसे ही लागू किया। लेनिन ने कहा हम रूस में मार्क्स की विचारधारा को लागू करें। लेनिन ने मजदूरों के मानवाधिकारों को प्राथमिकता दी। लेनिन ने कहा मजदूरों का मानवाधिकार होगा, उनके अधिकार होंगे, उनके अधिकारों का पालन करना होगा। एक लिस्ट प्रकाशित कर दी कि ये मजदूर का राइट है, इसका हनन नहीं कर सकते हैं। आपके पास बहुत पैसा, किसी मजदूर को मारपीट नहीं सकते हैं, बहुत पैसा मजदूर को गाली नहीं दे सकते हैं, बहुत पैसा मजदूर को उठाकर भट्टी में फेंक सकते हैं। पूंजीवाद में ऐसा खूब होता था, जो मजदूर विरोध करता था पूंजीवादी उठाकर भट्टी में फेंक देते थे, सरकार कुछ नहीं करती थी। पूंजीवादी कहते थे ये फैक्ट्री चलने के लिए जरूरी है, लाभ करने के जरूरी है, एक को मारेंगे नहीं तो सारे विद्रोह कर देंगे। समझना बात को?
लेनिन ने कहा नहीं, मजदूरों के मानवाधिकार होंगे। ठीक? ठीक? लेनिन ने कहा कि जो कार्य का समय होगा वो प्रतिदिन 8 घंटा और सप्ताह में 5 दिन किया जाएगा। लेनिन ने कहा कि मजदूर एक तो रोज 8 घंटे ही काम करेंगे और सप्ताह में सिर्फ 5 दिन काम करेंगे, सैटरडे संडे की छुट्टी मनाएंगे। ये पहली बार यही किया गया था। ठीक? कहा कि कार्य का समय 8 घंटा रहेगा, सप्ताह में 5 दिन रहेगा, 2 दिन मजदूरों की छुट्टी रहेगी। खेती की जितनी जमीन थी सबको अमीरों से छीन लिया और जो देश के किसान थे किसानों में बांट दिया। जो वहां के जमींदार लोग थे, जो वहां के सामंत लोग थे, सबसे सबको फांसी चढ़ा करके, जो विरोध किया फांसी चढ़ा दिया, जमीन छीन लिया, किसानों में बांट दिया और सभी किसानों को बराबर बांट दिया। साथ ही साथ जितने भी प्राइवेट उद्योग थे सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी सभी उद्योग राष्ट्र के हो गए। यही आकर के लेनिन ने मार्क्स की विचारधारा में दो चीजें बदल दी। लेनिन ने मार्क्स की सभी बात को स्वीकारा था, लेकिन याद कीजिए मार्क्स ने एक बात कही थी। मार्क्स, ये मार्क्स चचा है और ये है लेनिन। लेनिन देखो, मार्क्स ने कहा था कि राज्य नहीं होगा, राज्य नहीं होगा, अर्थात राष्ट्र नहीं होगा, राष्ट्र नहीं होगा, कोई सरकार नहीं होगी, किसी एक देश की सरकार नहीं होगी, ठीक, पूरी दुनिया की होगी, पूरी दुनिया के मजदूर होंगे और ये अपनी व्यवस्था बनाएंगे। लेनिन ने मार्क्स की सभी बातें तो स्वीकार की, लेकिन इस बात को छोड़ दिया, इसको बदल दिया। लेनिन ने कहा राज्य जरूरी है, राष्ट्र जरूरी है, पूरी दुनिया में एक साथ शासन नहीं चल सकता है। लेनिन ने कहा कि हम एक एक राष्ट्र में, एक एक राज्य में अपना मॉडल लागू करेंगे धीरे धीरे, पहले हम रूस में लागू कर रहे हैं। लेनिन ने कहा कि यह क्रांति है, यह केवल रूस की क्रांति नहीं है, पूरी दुनिया के मजदूरों की क्रांति है, लेकिन व्यवस्था पहले रूस में लागू कर रहे हैं, फिर दुनिया के हर देश के मजदूर अपने अपने देश में व्यवस्था लागू करेंगे। यानी लेनिन ने राज्य और राष्ट्र को स्वीकारा। अर्थात हम कह सकते हैं कि लेनिन ने मार्क्स की सभी बातें ठीक नहीं स्वीकारी, मार्क्स की अधिकतम बातें स्वीकारी, लेकिन कुछ बातों को छोड़ दिया और अपनी बातें उसमें जोड़ दिया। समझना, ठीक? लेनिन ने, ठीक, अब मार्क्स ने बहुत कुछ कहा, विवाह नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। लेनिन ने क्या किया, मार्क्स की सभी बातें ली, जो राष्ट्र और सरकार वाली बात थी उसको छोड़ दिया। यानी हम कह सकते हैं राष्ट्र और सरकार के मुद्दे पर लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांत को बदल दिया और लेनिन ने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। और लेनिन ने रूस में वन पार्टी वन स्टेट की स्थापना की, यानी देश में एक पार्टी होगी जो मजदूरों की पार्टी होगी और वही पार्टी उस देश में सरकार चलाएगी। उसे कहा गया वन पार्टी वन स्टेट या वन पार्टी वन नेशन। लेनिन ने कहा दुनिया भर की पार्टियां नहीं होंगी, चुनाव नहीं होंगे, सब नहीं होंगे, सब नौटंकी नहीं होगी कि दुनिया भर की पार्टी है, 5 साल में मतदान हो रहा है, सब नहीं होगा। लेनिन ने कहा कि मजदूरों की एक पार्टी होगी और वही एक पार्टी पूरे देश में शासन चलाएगी। ठीक, समझना, मार्क्स कहता है, ठीक, कि भाई यानी वन नेशन वन स्टेट होगा। अर्थात मार्क्स कहता है कि हम कम्युनिस्ट आदर्शों पर ही समाज और अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे। जो मार्क्स ने कहा था उसी आदर्शों पर ही हम निर्माण करेंगे। यानी मार्क्स के आदर्श क्या थे? मार्क्स के आदर्श क्या थे? मार्क्स ने कहा, जो मार्क्स ने कहा वो था साम्यवाद। साम्यवाद। लेनिन कह रहा है, लेनिन कह रहा है कि मार्क्स की बातों में हम थोड़ा संशोधन करेंगे। हम, मार्क्स ने कहा था कि सरकार नहीं होगी, राष्ट्र नहीं होगा। लेनिन कह रहा नहीं, सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी। हाँ, यह सरकार भी कैसे बनेगी? यह सरकार वन पार्टी वन स्टेट होगी। अर्थात जितने मजदूर हैं, मजदूर मिलकर के एक पार्टी बनाएंगे जो कम्युनिस्ट पार्टी कहलाएगी और यही पार्टी एकमात्र पार्टी रहेगी जो शासन करेगी। समझ में आ गई बात? अर्थात पूरे की पूरी देश की इकोनॉमी, लेनिन कह रहा है कि हम ये वन पार्टी और वन स्टेट इसलिए बना रहे हैं कि मार्क्स की जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, जो कम्युनिस्ट मॉडल है, इसको हम देश में लागू करें। यानी लेनिन कह रहा है कि जो हमारा वन पार्टी वन स्टेट होगा यह कम्युनिस्ट मॉडल को ही लागू करेगा, कम्युनिस्ट मॉडल को ही लागू करेगा। मार्क्स कह रहा है कि, सॉरी, लेनिन कह रहा है मार्क्स से भाग नहीं रहे हैं, हम तो मार्क्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक, ठीक, एक कह रही है सानिया प्रवीण, सर लेसस फेयर नाउ, इकोनॉमी भाषा में लड़की बात करने लगी, शाबाश बिटिया। ठीक, समझना, यानी मार्क्स कह रहा है, लेनिन कह रहा है कि हम मार्क्स के साम्यवादी कम्युनिस्ट मॉडल को लागू करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें मार्क्स की विचारधारा में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। मार्क्स कहता था कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक जैसी होगी, पूरी दुनिया मजदूरों की होगी। लेनिन कह रहा है नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक जैसी नहीं बना पाएंगे, पहले रूस की बनाते हैं फिर दुनिया की ओर चलेंगे। मार्क्स कहता था कि संपत्ति सभी मजदूरों में बांट दी जाए। लेनिन कहता था कि सभी मजदूरों में नहीं बांट सकते, संपत्ति राष्ट्र की कर दी जाए, किसी एक व्यक्ति का कुछ न रहे, सब कुछ राष्ट्र का रहे। इसीलिए लेनिन ने वन पार्टी वन स्टेट का निर्माण किया और लेनिन ने कहा कि हम कम्युनिस्ट आधारों पर ही, कम्युनिस्ट आदर्शों पर ही अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे। ठीक, कुल मिलाजुला करके हम कहें, कुल मिला करके कहें तो लेनिन ने मार्क्स के कुछ सिद्धांतों को छोड़ दिया तो कम्युनिस्ट विचारधारा में कुछ अपने सिद्धांत जोड़ दिए और यही लेनिन का सोवियत साम्यवाद कहलाया। क्या कहलाया? सोवियत साम्यवाद कहलाया। यानी कुल बात यहां से हुई, बात कुछ यूं हुई
कि मार्क्स की व्यवस्था क्या है? साम्यवाद। साम्यवाद, ठीक। इस साम्यवाद में कुछ छोड़ा, लेनिन ने क्या किया? कुछ छोड़ा और कुछ जोड़ा। कुछ जोड़ा, जैसे छोड़ा क्या? मार्क्स कहते थे सरकार नहीं होगी, राष्ट्र नहीं होगा, संपत्ति सभी मजदूरों में बांट दो। लेनिन ने कहा हम इसको छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जोड़ा क्या? लेनिन ने कहा हम जोड़ ये रहे हैं कि गवर्नमेंट होगी, राष्ट्र होगा, और संपत्ति मजदूरों की नहीं, संपत्ति किसकी होगी? संपत्ति राष्ट्र की होगी। संपत्ति राष्ट्र की होगी, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब लोग राष्ट्र के लिए काम करेंगे। समझ रहा बात को? ये छोड़ रहा है, जोड़ रहा है। तो मार्क्स के जो साम्यवाद में कुछ छोड़ा और कुछ जोड़ा, तो जो नई व्यवस्था जो रूस में लागू हुई वह कहलाई सोवियत साम्यवाद। सोवियत साम्यवाद, ठीक। वह व्यवस्था कहलाई सोवियत साम्यवाद, ठीक। क्या कहलाई? सोवियत साम्यवाद। यानी बात कुल यूं हुई कि पहले आई साम्यवाद, साम्यवाद आया। अगर ऐसे हम कर दें तो पहले आया पूंजीवाद, पूंजीवाद का विरोध करते हुए साम्यवाद आया, और इसके बाद इससे यहां से आया सोवियत साम्यवाद। यही तो है ना, सोवियत साम्यवाद। अभी इसको अलग से एक चीज और समझेंगे, ये आ गया हमारा मतलब यहां साम्यवाद और सोवियत साम्यवाद से। यानी पूरी दुनिया में जब रूस में क्रांति हुई, रूस में जो लेनिन ने व्यवस्था लागू की, जो कम्युनिस्ट आधारों पर व्यवस्था लागू की, उसमें मार्क्स की सारी बातें थी, कुछ बातों को छोड़ दिया, कुछ बातों को छोड़ दिया, इसीलिए यह कहलाया सोवियत साम्यवाद। जब रूस की क्रांति का प्रभाव फैला पूरी दुनिया में, इस सोवियत साम्यवाद का प्रभाव फैला पूरी दुनिया में क्रांतियां होने लगी। पूरी दुनिया में क्रांतियां होने, पूरी की पूरी दुनिया में क्रांति हुई, और विभिन्न देशों में साम्यवादी इससे प्रेरित होकर के विभिन्न देशों में क्रांति हुई, विभिन्न देशों में सरकारें बनी, सरकार बनी। जहां जहां क्रांति हुई, जहां जहां सरकार बनी, उन सब में एक चीज कॉमन थी। जैसे चीन में ऐसा हुआ, सरकार बनी, इंडोनेशिया में हुआ, तमाम देशों में हुआ। जिन जिन देशों में क्रांति हुई, सरकार बनी, उन देशों में एक चीज कॉमन थी। ये कोई देश है यहाँ एक ही चीज कॉमन थी, हर देश में एक पार्टी बनी, वन पार्टी वन स्टेट की सरकार बनी। यानी हर देश में एक पार्टी आई, एक राजनीतिक दल आया, इसने क्रांति की, क्रांति करके यहां सरकार बना दी, और कहा इस पार्टी के जो सदस्य होंगे वही क्या बनाएंगे? वही सरकार का संचालन करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई निजी संपत्ति किसी के पास नहीं रहेगी, न किसी का कोई अपना घर होगा, न किसी की कोई अपनी दुकान होगी, न कोई किसी का अपना खेत होगा, सब सरकार का हो जाएगा। आप खेत में काम कीजिए, उपज पैदा कीजिए, आपकी उपज, जरूरत भर की उपज घर ले जाइए, फिर सरकार ले लेगी। लेकिन हाँ, सरकार आपको खेती करने के लिए बीज भी देगी, खाद भी देगी, पानी भी देगा, सब कुछ सरकार ही देगी। तो वही पीछे की कहानी हम कह रहे हैं कि फिर पुरानी बात पर चलते हैं कि लेनिन के आदर्शों पर जो सरकार बनी, जो व्यवस्था बनी, जो अर्थव्यवस्था लागू हुई, वो क्या कहलाई? सोवियत साम्यवाद कहलाई। इसका, इस सोवियत साम्यवाद का, इस सोवियत साम्यवाद का प्रभाव हुआ। क्या प्रभाव हुआ तो देखते हैं। क्या प्रभाव हुआ तो देखिए, इसी बात को मैं समझा चुका हूं। रूसी क्रांति से प्रभावित होकर के दुनिया के अलग अलग देशों में मजदूरों ने क्रांति कर दी और साम्यवादी आदर्शों की स्थापना की कोशिश की। दुनिया के अलग अलग देशों में क्रांति हुई। जैसे चीन में माओ के नेतृत्व में क्रांति हुई, चीन में माओ ने कर दिया। पूरी दुनिया में जहां जहां कम्युनिज्म के आदर्शों पर क्रांति हुई, वहां एक बात सामान्य थी। पूरी दुनिया में जहां जहां कम्युनिज्म के आदर्शों पर क्रांति हुई, वहां एक बात सामान्य थी। वह बात थी एक पार्टी एक सरकार, वन पार्टी वन गवर्नमेंट, वन पार्टी वन नेशन, वन पार्टी वन स्टेट। अर्थात एक पार्टी आई, उसने क्रांति का नेतृत्व किया और देश का संचालन करने लगी। और इस पार्टी ने कहा कि अब उत्पादन के समस्त संसाधनों जैसे भूमि, उद्योग, खनन, समस्त आर्थिक तंत्र पर सरकार का नियंत्रण होगा। जहां जहां ये क्रांतियां हुई, वहां वहां कहा गया कि उत्पादन के जितने भी संसाधन हैं, चाहे भूमि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे खनन हो, सब पर सरकार का नियंत्रण हो गया। यानी जिन जिन देशों में क्रांति आई, उन देशों में प्राइवेट सेक्टर को समाप्त कर दिया गया, निजी संपत्ति समाप्त कर दी गई, और उन देशों में कहा गया कि सब कुछ सरकारी हो जाएगा, पूरी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व सरकार करेगी, और यही व्यवस्था कहलाई समाजवाद, और इस अर्थशास्त्र को कहा गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो कहां से समाजवादी अर्थव्यवस्था समझ गए ना? यानी कुल मिलाजुला करके कुछ बात यूं चल रही है, गौर से देखना, ध्यान से देखना। पहले, सबसे पहले क्या आ रहा है? पूंजीवाद। उसके बाद इसका विरोध करने क्या आ रहा है? साम्यवाद, ठीक, या ऐसे अर्थव्यवस्था में लिखते हैं, ठीक। सबसे पहले को क्या आ रही है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक। इसका विरोध करने के लिए कौन सा मॉडल आ रहा है? लेनिन मार्क्स से लेके आ रहे हैं, वो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, वो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। फिर इसको तो धरातल पर नहीं उतर पाई, फिर लेनिन लेकर के आए, रूस में कुछ किए परिवर्तन करके, ये क्या कहलाया? सोवियत साम्यवाद। फिर पूरी दुनिया में क्रांति, ठीक, पूरी दुनिया में प्रभाव, और पूरी दुनिया के विभिन्न विभिन्न देशों में वही क्रांति, और हर जगह लाया गया, कहा गया कि हर देश की इकोनॉमी कौन चलाएगा? सरकार चलाएगी। उत्पादन के समस्त संसाधनों पर सरकार का अधिकार होगा, कोई निजी पूंजी नहीं चलेगी। यह कहलाई समाजवादी अर्थव्यवस्था, या क्या कहलाई? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार आई दुनिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक। समझना, समझ में आ गई बात? तो क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था? बहुत बढ़िया इसकी परिभाषा भी एक फिलोसोफर ने लिखा, एक अर्थशास्त्री ने लिखा, जो है सैमुअलसन। तो आपने समझ लिया कि आखिर समाजवाद आया कहां से? साम्यवाद आया, सोवियत साम्यवाद आया, समाजवाद आया, ठीक।
तो ये टॉपिक खत्म, समाजवाद की थोड़ा विशेषता पढ़ लेते हैं, फिर बातें कल कराएंगे, ठीक। तो समाजवाद तो आ गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था तो आ गई। तो क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था? एक व्यक्ति है सैमुअलसन, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। सैमुअलसन का कहना है कि समाजवाद से तात्पर्य उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व, सरकार द्वारा नियोजन और आय का वितरण है। सैमुअलसन से कहते हैं कि समाजवाद का मतलब होता है एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं सब सरकारी होंगे, ठीक। पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो प्लानिंग की जाएगी वो सरकार करेगी, और साथ साथ सरकार इनकम का वितरण करेगी, मतलब देश के सभी लोगों को समान आय पर रखेगी, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, ठीक। समझना बात को, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, मेरी बात को समझना। यानी कुल मिलाजुला करके हम कह सकते हैं कि समाजवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसे सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। समाजवाद, अभी कई लोग पूछ रहे हैं कि सर निजीकरण जो चल रहा है वो सही है गलत, अभी वो भी आएगा, अभी समाजवाद और पूंजीवाद की लड़ाई होगी, समाजवाद आगे मत बढ़ो, सब आएगा, ठीक। जितना समझाया सिर्फ उस पर हो। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था की कहा जाए कि क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो हम कह सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है, एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसे सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। साम्यवाद तो कल्पना था, जो धरातल पर उतर गया वो समाजवाद कहलाया। तो क्या है समाजवाद? तो हम कह सकते हैं कि समाजवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जो सरकार चलाती है, प्राइवेट सेक्टर के लिए उसमें कोई जगह नहीं होती। एक लाइन में अगर कोई आपसे पूछे कि क्या है समाजवाद, तो कहना है एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जो जिसको सरकार चलाती है, प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई जगह नहीं होती है। यही समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा, या एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। तो आइए थोड़ा इसकी प्रमुख विशेषताएं जान लें। तो समाजवाद की जो सबसे पहली विशेषता होती है वह है सामूहिक स्वामित्व, अर्थात उत्पादन के जितने भी संसाधन होते हैं, जितना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, खेत है, जंगल है, जमीन है, उद्योग है, खान है, ठीक, सब कुछ पर समुदाय अर्थात सरकार का स्वामित्व होता है। किसी प्राइवेट व्यक्ति का कोई स्वामित्व उत्पादन के संसाधनों पर नहीं होता है। उत्पादन के संसाधनों पर समस्त अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है। इसलिए कहा जाता है निजी स्वामित्व की अवधारणा समाजवाद में नहीं है, निजी स्वामित्व पूंजीवाद में है, समाजवाद में तो सामूहिक स्वामित्व है। समाजवाद की दूसरी विशेषता है यहां आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता होती है। सबके पास समान संपत्ति होती है, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता है किसी भी समाजवादी देश में। रूस में जब क्रांति लाई गई, समाजवाद लाया गया, तो वहां ना कोई अमीर था ना कोई गरीब, सब बराबर थे। 1917 से लेकर 1989 तक, 1989 तक रूस में अमीर गरीब का भेदभाव नहीं था, सबके पास समान संपत्ति थी, ठीक। तो समाजवाद में सबके पास समान संपत्ति होती है, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता है, यानी समाजवाद में किसी भी किस्म का आर्थिक विभाजन नहीं होता है, ठीक। समाज में धार्मिक या जातिगत विभाजन भी नहीं होता है, वहां ना कोई धर्म होता है ना जाति। समाजवादी देशों में धर्म पर भी प्रतिबंध था, जाति पर भी प्रतिबंध था। किसी भी धर्म का कोई पूजा स्थल किसी भी समाजवादी देश में नहीं था, चाहे वो कोई धर्म का मानना। रूस के लोग ईसाई थे, सारे चर्च तोड़ दिए गए। किसी भी धर्म का कोई पूजा स्थल, कोई धार्मिक स्थल नहीं होता है समाजवादी देशों में। किसी भी प्रकार का कोई विभाजन समाजवादी देशों में नहीं होता है। समाज में किसी भी किस्म का जातिगत, धार्मिक, ऊंच नीच का विभाजन नहीं होता है। समाजवाद में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर पहुंच सकता है, सब लोग हर स्तर पर बराबर होते हैं। समाजवाद की तीसरी विशेषता है आर्थिक आयोजन। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या किया जाता है? सरकार कुछ उद्देश्यों को निर्धारित करती है और इन्हें प्राप्त करने के लिए केंद्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण करती है। जितने भी समाजवादी देश हैं, सभी देशों में सरकार क्या करती है? उद्देश्य निर्धारित कर देगी कि 5 साल में इतना सड़क बना लेना है, इतना बिजली बना लेना है, इतना उत्पादन करने है, इतना यह काम कर देना है। तो कुछ उद्देश्य निर्धारित कर लेती है और केंद्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने लगती है। यह समाजवाद की अगली विशेषता है। समाजवाद में एक और चीज होती है, प्रतियोगिता का अभाव होता है। अर्थात होता क्या है, बाजार में सिर्फ और सिर्फ सरकार होती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं जो राज्य है, जो सरकार है, वही इकलौता उत्पादक होता है। क्योंकि जब राज्य और सरकार ही इकलौता उत्पादक होता है, इसलिए यहां प्रतियोगिता का अभाव होता है, जो पूंजीवाद के एकदम विपरीत है, ठीक। पूंजीवाद के एकदम विपरीत है ये सारी चीजें। इसके बाद समाजवाद में सरकार की भी भूमिका बहुत बड़ी होती है। सभी प्रकार के आर्थिक निर्णयों में सरकार की भूमिका प्रमुख होती है। सभी प्रकार के इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेता है? तो सभी प्रकार के इकोनॉमिक डिसीजन सरकार लेती है। सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जैसे उत्पादन करना, उनका वितरण करना, निवेश करना, विदेश व्यापार आदि पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। पूरी की पूरी इकोनॉमी सरकार ही चलाती है, ठीक। ये सारी की सारी समाजवाद की विशेषताएं। अब समाजवाद के कुछ नकारात्मक पक्ष देखते हैं। बस 2-3 चीज और। समाजवाद के कुछ नकारात्मक पक्ष देखते हैं, इसके अलावा कुछ और विशेषताएं, ठीक। समाजवाद की एक बड़ी मजेदार अजीबोगरीब विशेषता है, यहां क्षमता के अनुसार काम होता है और जरूरत के अनुसार मजदूरी मिलती थी। जैसे समाजवादी देशों में कोई फैक्ट्री है, लगा दी गई, वहां सभी मजदूर थे, यानी जो मैनेजर का काम कर रहा है वो भी साहब नहीं है, वो भी मजदूर है, जो मजदूरी कर रहा है, कुदाल से खोद रहा है, वो भी मजदूर है। कहा गया कि सब मजदूर हैं, बस सबकी अलग अलग काम करने की क्षमता थी। अब देखो, जिस प्रकार के घर में मजदूर रहेगा उसी प्रकार के घर में इंजीनियर भी रहता था, उसी प्रकार के घर में उसका मैनेजर भी रहता था, उसी प्रकार के घर में उसका टेक्नीशियन भी रहता था। समझना बात को। बस समाजवाद 10 मिनट में खत्म कर दो। मैं आप लोगों को देख रहा हूं थक जा रहा है, कल से मैं टीम से करके 2 घंटे की क्लास करा लूंगा, ठीक ना। आप घबराइए मत, लेकिन आज ये टॉपिक 10 मिनट में खत्म कर देने दीजिए। कुछ नहीं होगा, 10 मिनट और पढ़ लोगे। और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हो बाद में वीडियो देख रहे हैं, कल से क्लास में 2 ही कर दूंगा भाई। बच्चे नहीं लंबा पढ़ पा रहे हैं, मैं 2 ही घंटे पढ़ाऊंगा। वैसे मैं हर क्लास 2.5 घंटे पढ़ाता हूं, ठीक। समझ में आ गई बात में? तो लेकिन आज पढ़िए, आज नौटंकी नहीं, आज पढ़िए, 10 मिनट की और क्लास है, ठीक। आज नहीं छोड़ूंगा। जो लोग प्लीज करें कृपया बाद में देख लेंगे, ठीक ना। तो ये समाजवादी देशों में होता था। जैसे समाजवादी देश में क्या है समझना, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो एकदम इंजीनियर भी है,
एकदम लेबर है, कुछ नहीं जानता, झाड़ू पोछा करता है, एक मैनेजर है। समाजवादी देश कहते थे ये तीनों के काम एक ही है। जितना पैसा झाड़ू पोछे वालों को मिलेगा, गड्ढा खोदने वालों को मिलेगा, उतना ही इंजीनियर को भी मिलेगा, उतना ही मैनेजर को भी मिलेगा, उतना ही मजदूर को मिलेगा। यानी सबकी तनख्वाह समान होती थी। समझना बात, सबकी तनख्वाह समान होती थी, सबको घर समान मिलता था, सबको सुविधाएं समान मिलती थी। पूंजीवाद में क्या है कि फैक्ट्री में जो झाड़ू पोछा लगा रहा है, जो स्वीपर है, उसको 500 मिलता है। वही जो इंजीनियर है उसको उतने एक महीने का 5 लाख मिलता है। वही जो उसका बिजनेस वाला उसको पता है 1 महीने का 10 लाख मिलता है। समाजवादी में ऐसा नहीं था। समाजवादी व्यवस्था कहती थी क्षमता के अनुसार काम कीजिए, जरूरत के अनुसार पैसा मिलेगा। समाजवादी व्यवस्था कहती थी आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं कि आपकी क्षमता है, ठीक है भाई आप इंजीनियर है, काम कीजिए, जो पोछा लगा रहा है उसकी क्षमता पोछा लगाएगा, लेकिन जरूरतें सबकी बराबर है। समाजवादी कहते थे इंजीनियर की उतनी भी जरूरत है जितना पोछा लगाने वाली है, जितना मैनेजर की है, जितना मालिक की है। काम सबका अलग अलग हो सकता है क्योंकि क्षमताएं सबकी अलग अलग है, लेकिन पैसा तो सबको जरूरत के हिसाब से भी मिलेगा। ये एक विशेषता थी। दूसरी विशेषता थी समाजवाद में अधिकतम समाज कल्याण था, सबको समाज के लिए था। समाजवाद में पैतृक संपत्ति का कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि किसी की अपनी संपत्ति थी ही नहीं। मर गए, ये नहीं कि आप मर गए तो जिस घर में हो वो घर आपके बच्चों का हो जाएगा, नहीं, सरकार फिर उन बच्चों को दूसरा घर देगी या वही इलाज करेगी, वो उसे बेच नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति संपत्ति जमीन घर नहीं बेच सकता था, क्योंकि जमीन और घर किसी व्यक्ति का था ही नहीं, सब सरकार का था। याद रखना, ऐसा नहीं हो सकता था हम 2 कट्ठा जमीन बेच दें, हम अपना घर बेच दें, अपना गाड़ी बेच देंगे, नहीं। समाजवादी देशों में कहती थी सरकार बेचोगे क्यों? तुमको खाना फ्री दे रहा है, रहना फ्री दे रहा है, तुमको मजदूरी दे रहा है, जरूरत के अनुसार कपड़े खरीदो, स्वास्थ्य शिक्षा सब फ्री, बेचोगे क्यों? और बेचोगे किससे? जब तुमसे ज्यादा ना हो तो कोई अमीर है ना तो कोई गरीब है, और तुम्हारा कुछ है ही नहीं है। जिस घर में रह रहे हो वो भी सरकार का है, जिस गाड़ी चल रहे हो वो भी सरकार का है, सब कुछ सरकार का है। मजदूरों के अधिकार थे, न्यूनतम वेतन था, मिनिमम वेतन था, अधिक किसी को नहीं था। मुफ्त शिक्षा सभी के लिए थी, जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं सभी के लिए उपलब्ध थी। सबको एक समान घर, सबको एक समान खाना, सबको एक समान पहनना। ऐसा नहीं है कोई पतला पड़ रहा है, कोई मोटा पड़ रहा है, कोई रेशम के वस्त्र पहन रहा है, कोई फटे पुराने वस्त्र पहन रहा है, जैसा होगा सबके लिए बराबर होगा। स्त्री पुरुष एकदम समानता थी, महिला और पुरुषों में कोई अंतर नहीं था। मानव की प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, क्योंकि मानव को उसका मानवाधिकार प्राप्त था। ये सब विशेषता थी, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पक्ष बड़े जबरदस्त थे। या तो नकारात्मक पक्ष को देखते हैं, याद रखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था के नकारात्मक पक्ष पर हम बात करें तो सबसे पहले एक निष्कर्ष जान लीजिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ आई थी, विरोध में आई थी। और समाजवादी अर्थव्यवस्था जब से आई तब से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से खूब लड़ाई हुई। दुनिया के आधे देश पूंजीवाद को मानने वाले थे, दुनिया के आधे देश समाजवाद को मानने वाले थे। खूब लड़ाई हुई, खूब लड़ी दोनों विचारधाराएं, और अंततः एक आर्थिक विचारधारा के रूप में समाजवाद विफल हो गया। ठीक, विफल हो गया। 1990 तक आते आते समाजवाद विफल हो गया। ठीक, पूंजीवाद से अपनी लड़ाई समाजवाद हार गया। क्यों विफल हो गया भाई? थोड़ा आप लोग बताओ तो सही, क्यों विफल हो गया? आखिर इतनी अच्छाई थी, इतनी मानवीयता थी, इतनी समानता थी, लेकिन सच तो यह है समाजवाद हार गया 1990 आते आते। 1917 में रूस की क्रांति के साथ समाजवाद का झंडा धरातल पर उतरा था, शानदार तरीके से उतरा था, इतनी शानदार तरीके से उतरा था कि दुनिया के तमाम कवियों ने प्रशंसा की थी कि उस क्षण युवा होना गर्व और अनुभूति की बात थी। और 1917 से लेकर के 1990 तक खूब लड़ा समाजवाद पूंजीवाद से। कई बार तो समाजवाद ने पूंजीवाद को पीछे भी ढकेला, पराजित भी किया, लेकिन अंततः अंतिम युद्ध या यूं कहिए एक प्रमुख विचारधारा के रूप में समाजवाद पूंजीवाद से हार गया, समाजवाद विफल हो गया। दरअसल एक कारण था, जो ये समाजवाद की विफलता थी ना, इस विफलता का कारण इस विचारधारा के मूल दर्शन में था। मूल दर्शन याद रखना, समाजवाद समाज की बात करता है, व्यक्ति की बात नहीं करता है। समाजवाद समाज की बात करता है, व्यक्ति की बात नहीं करता है। पूंजीवाद व्यक्ति की बात करता है, समाज की बात नहीं करता। और व्यक्ति की सच्चाई है कि हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, हर व्यक्ति में आगे बढ़ने की होड़ होती है, हर व्यक्ति ढेर सारी सुख सुविधाएं चाहता है। किसी भी कंपनी में जो गड्ढा खोदने वाले लोग हैं और जो इंजीनियर व्यक्ति बना है, अगर गड्ढा खोदने वाले का भी जीवन स्तर वैसा ही है जितना इंजीनियर का है, तो कोई लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों करेगा? क्यों करेगा भैया? वो कहेगा इंजीनियर बन के भी हमको वैसे ही घर में रहना है जिसमें अनपढ़ व्यक्ति रहता है, हमको वही पढ़ना है जैसा अनपढ़ व्यक्ति पढ़ता है, हमको वही खाना है जैसा अनपढ़ व्यक्ति खाता है, तो हम कहाँ मैथ फिजिक्स पढ़े? क्यों पढ़े भाई? समाजवाद के जो मूल दर्शन नहीं उसकी विफलता थी। समाजवाद में जो कहा गया था कि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा, लेकिन उसे मजदूरी जरूरत के हिसाब से मिलेगी। समझना, काम करेगा क्षमता के अनुसार, लेकिन जरूरत मजदूरी मिलेगी जरूरत के अनुसार। यदि किसी व्यक्ति की क्षमता अधिक है तो काम भी अधिक करेगा, लेकिन उसे मजदूरी उस समान ही मिलेगी, उतनी ही मिलेगी जो व्यक्ति कम काम करता है। इसमें क्या होगा कि लोगों को अपनी क्षमता बढ़ाने का प्रोत्साहन नहीं है, क्योंकि लोगों को क्षमता बढ़ाने का प्रोत्साहन तब मिलता है जब उन लोगों को अधिक प्रॉफिट की उम्मीद होती है, अधिक लाभ की उम्मीद होती है। इसलिए धीरे धीरे लोग काम से भागने लगे। समाजवादी देशों में धीरे धीरे लोग काम से भागने लगे। अपने काम को बेहतर करने, अपनी क्षमता को आगे बढ़ाने की इनके पास कोई वजह नहीं थी। समाजवादी देशों में अपने काम को आगे बढ़ाने की, अपनी क्षमता को आगे बढ़ाने की कोई वजह समाजवादी देशों में नहीं थी। जब अपने काम को बेहतर करने की, अपनी क्षमता को आगे बढ़ाने की कोई वजह नहीं थी, तो समाजवादी देशों में कोई नया इनोवेशन ही नहीं आया, कोई नया नवाचार ही नहीं आया, कोई नई उद्यमिता ही नहीं आई। धीरे धीरे यह आर्थिक प्रणाली खोखली होती गई और अंततः पूंजीवाद से अपनी लड़ाई हार गई। अंततः पूंजीवाद से अपनी लड़ाई हार गई। ये मूल कारण था। हम आर्थिक कारणों पर बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी राजनीतिक कई कारण थे, लेकिन आर्थिक, हम यहाँ इकोनॉमी की क्लास पढ़ रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ आर्थिक कारण की बात करेंगे। अंततः पूंजीवाद से अपनी लड़ाई हार गई। समझ में आ गई बात? यह बात रही समाजवाद की। ठीक,
पूजा त्रिपाठी करे सर, इसका मतलब पूंजीवादी व्यवस्था सफल रहा। हाँ, पूंजीवाद सफल हो गया। इवन समाजवाद का जो सबसे बड़ा झंडेबरदार था रूस, वह खुद ही 1990 के बाद पूंजीवाद की ओर चल पड़ा। जो चीन था वह सभी पूंजीवाद की ओर चल। तो आज की क्लास